गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है हमारी लाइव क्लास में। संडे को जो एग्जाम होने वाला है वो अर्लियर होने वाला है, 8:30 बजे आपको वहां पहुंचना है। उसी की तैयारी के लिए आज हम क्लास करें, कंप्यूटर बेसिक की लाइव क्लास। आप नोटबुक और पेन लेके जुड़े रहिएगा। चलिए, अब सबसे पहली बात है कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, पहला प्रश्न ये आता है कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन देखिए आप। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है ऑटोमेटिक मशीन, विच टेक्स इनपुट, जो इनपुट लेता है। आप जो भी डेटा अंदर देते हो वो कंप्यूटर लेता है एंड प्रोसेस इट एट वेरी हाई स्पीड, और उसको बहुत तेज गति से प्रोसेस करता है एंड गिव्स अस रिक्वायर्ड रिजल्ट विद एक्यूरेसी, और हमने अपने को रिक्वायर्ड रिजल्ट देता है, जो भी अपने जो आवश्यक रिजल्ट है, नेसेसरी जो रिजल्ट है वो देता है। यानी कि सीधा सा सिस्टम इसका ये है कि इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट आपको देगा। कंप्यूटर की मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इनपुट, जैसे आपने इनपुट दिया, कोई भी कंप्यूटर में जो आप इनपुट दोगे उसी के आधार पर आउटपुट उसको सॉल्व करके देगा। जैसे आपने इनपुट दिया कोई भी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल 4+5 कितना होता है, तो आपने इनपुट कैसे दोगे, कीबोर्ड या माउस से दोगे। तो आपने टाइप किया 4 और 5 कितना होता है, तो वो जाएगा होगा प्रोसेस पे। प्रोसेस होगा मतलब उसका सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन होगा 4 और 5 होता है 9, 9 होता है, ठीक है। और उसके बाद जब आपको रिजल्ट दिखेगा तो वो होगा आउटपुट, आउटपुट होगा। तो यही कंप्यूटर का मैकेनिज्म है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसी के आधार पे कंप्यूटर के पार्ट्स को भी बांटा गया है, ठीक है, कि जितने भी पार्ट्स है कंप्यूटर में डेटा को भेजने के लिए काम आते हैं, रो डेटा को, ठीक है, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। उन मशीनों को बोलते हैं इनपुट मशीन या इनपुट डिवाइस। प्रोसेस, जहां पे डेटा का प्रोसेस होता है, मतलब सारा सॉल्यूशन होता है जो मेन सीपीयू में होता है। और उसके बाद आउटपुट, जहां पे आपको ये रिजल्ट आपको शो होता है कि आपने जो इनपुट दिया उसका क्वेरी सॉल्व होगी और शो होगी आपको, तब वो आउटपुट माना जाएगा। तो आउटपुट जो भी आपको शो करने की डिवाइसेज है, जो आपको रिजल्ट बताती है, उनको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब एक कंप्यूटर में मेन चीज होती है डेटा। हम बार बार डेटा बोलते हैं, डेटा को इनपुट करना या डेटा प्रोसेस करना, डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा होता क्या है, कंप्यूटर के अंदर जो भी कंटेंट होता है, जो भी सामग्री होती है ना, वो सब डेटा है। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसके लिए डेटा क्या है, उसके बैग में जो नोटबुक्स है, टेक्स्ट बुक है, वो उसके लिए डेटा है ना। अब मान लो अगर कोई अकाउंटेंट है तो उसके लिए डेटा क्या है, उसके लिए टैली में जितनी भी उसकी फाइलें हैं, जो हिसाब किताब है, उसके लिए डेटा है। एक फोटोग्राफर के लिए उसके पास फोटो है उसके कंप्यूटर में, वो उसके लिए डेटा है। तो जो अपने काम का कंटेंट है वो अपना डेटा है। वो भले फिजिकल हो सकता है, आपके पास कोई रजिस्टर्ड हो सकता है, फाइलें हो सकती है, वो भी आपका डेटा है। और वो मोबाइल में भी हो सकता है ना। तो मोबाइल में फाइलें, प्रोग्राम हो सकती है, वो सब डेटा है, ठीक है। तो डेटा अलग अलग टाइप का होता है। तो उसको मेन जो हमने बांटा गया है वो ये 4 भाग है। सबसे पहला है टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा मतलब जो भी लिखा हुआ डेटा होता है, जैसे आपको पीछे बैनर पे दिख रहा है कि कुछ अल्फाबेट लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट डेटा है। जो कीबोर्ड से टाइप हो सकता है, अपन टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो अक्षर दिख रहे हैं, नंबर दिख रहे हैं, वो टेक्स्ट डेटा है। फिर दूसरा है ग्राफिकल डेटा। अगर डेटा मतलब कोई फोटो या कोई ऐसा पिक्चर है, इमेज है, कोई लोगो है, तो वो हो गया ग्राफिकल डेटा। पिक्चर, फोटो, ड्राइंग कुछ भी हो, ठीक है, जो टाइप नहीं किया, जब उसको ड्रॉ करना पड़ता है या फोटो क्लिक करना पड़ता है, इमेज लेना पड़ता है, स्केल से करना पड़ता है, तो वो ग्राफिकल डेटा हो गया। उसके अलावा साउंड डेटा। साउंड डेटा मतलब म्यूजिक की फाइल, जैसे MP3 की फाइल, कोई गाने की फाइल हो, कोई ऑडियो की फाइल हो, तो वो सारा साउंड डेटा खेलता है, वो भी एक प्रकार से डेटा है। और सबसे लास्ट है वीडियो डेटा। वीडियो डेटा मतलब वीडियो, मूवी, चलचित्र, ठीक है। अब जैसे ये 4 प्रकार का डेटा, अलग अलग डेटा है, वैसे ही जो स्पेस कंप्यूटर में जो कवर करता है, उसी प्रकार से देखे तो टेक्स्ट सबसे कम स्पेस घेरता है। यानी कंप्यूटर में सबसे कम स्पेस, किलोबाइट से भी कम में टेक्स्ट घेरता है। लिखा हुआ डेटा सबसे कम जगह घेरता है। ग्राफिकल उससे ज्यादा डेटा गिरता है। साउंड फाइल या ऑडियो फाइल उससे ज्यादा जगह गिरती है। और सबसे ज्यादा जगह गिरता है वीडियो फाइल। यानी आपने देखा भी होगा कई बार आपके कंप्यूटर की या आपके मोबाइल की मेमोरी जब भर जाती है, तो आप अननेसेसरी फाइलें, जो बिना काम की फाइलें, वो हटाते हो। तो उसमें सबसे पहले अगर आप वीडियो हटाओगे तो बहुत सारी जगह एक साथ खाली हो जाएगी। और वीडियो से ही बहुत सारी जगह एक साथ भरती भी है। अगर थोड़ा बहुत भी स्पेस आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड कर दिया या वीडियो मैसेज आपके पास ज्यादा आगे, तो आपका मेमोरी कार्ड भर सकता है। तो वीडियो सबसे ज्यादा डेटा गिरता है। उसके बाद कम गिरता है साउंड, और फोटो उससे भी कम गिरते हैं, और टेक्स्ट तो बिल्कुल ना के बराबर गिरता है। अगर खाली टेक्स्ट डेटा से चलना रहा, आपका मोबाइल कभी जिंदगी में नहीं भरेगा। केवल कंप्यूटर की या मोबाइल की जो मेमोरी या हार्ड डिस्क भरती है, तो वो केवल वीडियो डेटा उनके कारण सबसे ज्यादा बढ़ता है। तो इसी प्रकार से जगह भी गिरता है। अब जो पहला अपना टेक्स्ट डेटा है, वो भी क्या होता है, एक होता है अल्फाबेटिकल डेटा, मतलब जिसमें सिर्फ अल्फाबेट आते हैं, अल्फाबेट मतलब A to Z, ठीक है, वो अल्फाबेटिकल डेटा कहलाता है। एक होता है नंबर डेटा, इसमें नंबर्स का समावेश होता है, यदि 0 से 9 तक नंबर, तो वो न्यूमेरिकल डेटा कहलाता है।
और कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिसमें अल्फाबेट भी आते हैं और नंबर्स भी आते हैं, उसको बोलते हैं हम अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल डेटा ए टू जेड, न्यूमेरिकल डेटा 0 to 9, और अल्फा न्यूमेरिकल डेटा मतलब ए टू जेड और 0 to 9 सारा आ गया, उसको दोनों आ गया। ठीक है, ये जो पहले लाइन में दिया फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा, जो भी तथ्य और आंकड़े होते हैं उसको हम डेटा कहते हैं। ठीक है, डेटा मतलब जैसे किसी नाम पूछा है कि नाम क्या है, तो नाम एक डेटा हो गया कि नाम है उसका मुकेश कुमार, गाँव उसका पिंडवाड़ा, जो भी है ये सब डेटा, उसकी जानकारी है, उसको डेटा बोलते हैं। तो सारी जानकारी का कलेक्शन होता है या सारे फैक्ट्स का जो कलेक्शन होता है वो सारा डेटा कहलाता है। ठीक है, अब देखिए डेटा जब प्रोसेस होता है तो वो इंफॉर्मेशन बनता है, इंफॉर्मेशन से बनता है नॉलेज। ठीक है, अब एक इसमें आरएससीटी में कुछ खास खास हम कुछ आज स्टडी करेंगे थोड़ा सा फास्ट वे में, क्योंकि पूरी किताब है तो जो भी खास चीज एग्जाम में आने लायक है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जनरेशन का पूछा जाता है कई बार, तो उसमें मेन जो पुर्जा कौन सा है, प्रोसेसिंग डिवाइस, वो पूछा जाता है। ठीक है, तो वो इसमें फर्स्ट जनरेशन में जो थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। जब कंप्यूटर आविष्कार हुआ, जब नए नए कंप्यूटर आए थे, तो आपने सुना होगा कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता है। तो आज जो कंप्यूटर प्रोसेसर होता है उसके लिए वहां पे वैक्यूम ट्यूब होती थी। वैक्यूम ट्यूब का साइज बहुत बड़ा था। ठीक है, बहुत ज्यादा जगह गिरती थी। उसके बाद थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में चेंज आया और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो बने उसमें ट्रांजिस्टर आए, वैक्यूम ट्यूब की जगह रिप्लेस होके ट्रांजिस्टर्स आए। थर्ड जनरेशन में आईसी आई, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी जनरेशन में उसी का जो डेवलप रूप आया, वीएलएसआई। ठीक है, वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये टेक्नोलॉजी आई। और पांचवी जनरेशन जो भी मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी रोबोट्स में इस्तेमाल किया जाता है वो है यूएलएसआई। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अभी जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर सभी चौथी जनरेशन में चल रहे हैं जो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी वाले, लेकिन आगे आप देखो एआई क्या इस्तेमाल होता है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो रोबोटिक्स में वगैरह होता है वहां पे उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस होती है यूएलएसआई। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें ज्यादातर पहली जनरेशन दूसरी जनरेशन का पूछा जाता है, तो आपको ये दिमाग में फिर रखना है कि पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर था। फिर कंप्यूटर का साइज के आधार पर वर्गीकरण पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है। तो इसमें सबसे जो बड़ी साइज होती है वो होती है सुपर कंप्यूटर। आकार के आधार पर कंप्यूटर को चार भागों में बांटा गया है, तो सबसे जो लार्ज साइज है वो है सुपर कंप्यूटर, और सबसे छोटी है वो है माइक्रो। अब शुरू से हम गिनते हैं। माइक्रो का मतलब होता है सबसे छोटी साइज, यानी जो आम घरों में ऑफिसों में कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं वो सारे माइक्रो की कैटेगरी में आते हैं। जनरली हमारे मोबाइल से चालू होता है कि स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, है ना, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सारे माइक्रो कैटेगरी में आते हैं। समझ रहे हो, सारे माइक्रो में आते हैं। हम जो इस्तेमाल करते हैं वो माइक्रो में, जो लगभग कंपेटेबल होते हैं सिंगल यूजर के लिए। एक व्यक्ति एक टाइम में बैठ के काम कर सकता है, वो माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, आराम से 20,000 25,000 से लेकर लाख 2 लाख तक मिल जाते हैं, वो सब माइक्रो कंप्यूटर है। फिर सेकंड कंप्यूटर कैटेगरी है वो है मिनी। मिनी कंप्यूटर की खासियत क्या होती है कि इसमें जो परफॉर्मेंस होती है, जैसे स्पीड है, स्टोरेज है, एफिशिएंसी है, ये सारी यूजर कैपेसिटी है, वो सारी माइक्रो से ज्यादा होती है ना। अब कोई छोटी मोटी कंपनियां हैं, ठीक है, वो मध्यम लेवल की कंपनियां, लोअर लेवल की कंपनियां, वो लगभग मिनी कंप्यूटर यूज करती है। इसमें सीपीयू जो होता है, सीपीयू का साइज बड़ा हो जाता है, यानी सीपीयू का साइज जनरली अपने घर में एक फ्रिज होता है उसके जितना हो जाता है। कारण क्या है, सीपीयू में मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, ठीक है, रेम्स, ये सब लगते हैं। तो इस चीज का उसको लोड ज्यादा पड़ेगा तो उसमें हार्ड डिस्क कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, रेम भी ज्यादा होगी, प्रोसेसिंग स्पीड भी ज्यादा होगी, स्टोरेज कैपेसिटी हाई होती है, एफिशिएंसी हाई होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि एक कंप्यूटर पे एक से ज्यादा लोग, यानी 20 25 100 लोग आराम से बैठ के काम कर सकते हैं। मतलब एक सिस्टम पे नहीं बैठते, उन सब के लिए क्लाइंट अलग होता है, मतलब मॉनिटर, स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस सब अलग होता है, लेकिन उस कनेक्ट एक ही सीपीयू से होता है लैन केबल के जरिए। उनका सबका डेटा एक जगह ही आता है। बाकी सारी डिवाइसें अलग होती है, मतलब जो ऑपरेटिंग डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्क्रीन, ये सब अलग होता है। ठीक है, बाकी जो सीपीयू का काम जो करता है वो एक मेन सर्वर के रूप में एक मिनी कंप्यूटर होता है। तो उसमें सारा हाई कैपेसिटी लगी होती है, वो सारा डेटा एक में स्टोर होता है। तो कंपनियों में ऐसा होता है कि एक जगह डेटा स्टोर होता है, उसी के बहुत सारे क्लाइंट बना दिए जाते हैं, तो वो सारा उसमें से काम करते हैं, तो एक जगह उसका डेटा सेव होता है। तीसरा जो है कैटेगरी वो मेन फ्रेम। मेन फ्रेम, ठीक है, ये थर्ड नंबर बड़ी कैटेगरी है। इसकी कैपेसिटी मिनी कंप्यूटर से भी ज्यादा होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी मिनी से ज्यादा होती है, स्पीड भी मिनी से ज्यादा होती है, इसमें यूजर भी मिनी से ज्यादा, मतलब इसमें सैकड़ों यूजर काम कर सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ यूजर। ये बड़े बड़े लेवल की कंपनियों में काम आता है, जहाँ करोड़ों रुपए के कंप्यूटर होते हैं, वहां पे इसका परफॉर्मेंस भी ज्यादा होता है, तो बड़े लेवल की कंपनियों में काम आता है। और कई कंपनियां जो अपना सर्वर बनाती है, मेन सर्वर,
जो पूरे देश में एक ही होता है। जैसे कोई एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई बैंक की पूरे देश में हजारों शाखा है, और ये भी सब ऑनलाइन काम करते हैं। इनका जो ऑनलाइन जो काम सेव होता है वो सर्वर में होता है। सर्वर मतलब कोई भी, जैसे आप वेबसाइट खोलते हो तो उसका जो मेन कंप्यूटर होता है उसको सर्वर बोलते हैं। अब उसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि उसके ऊपर कितने क्लाइंट चल रहे हैं, दुनिया भर में, देश भर में कितने यूजर्स में चल रहे हैं, उन सबका वो लोड सहन कर पाए। तो उसके लिए थोड़ा हाई कैपेसिटी वाला चाहिए होता है सिस्टम। तो वो मेन फ्रेम होता है कंप्यूटर, ठीक है। और चौथी कैटेगरी है सुपर कंप्यूटर। ये दुनिया में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, सबसे बड़े, ठीक है, जो बड़े बड़े लेवल के काम में काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, वापस हम देखते हैं एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। मेन कंप्यूटर जो है रूटली तीन भागों में होता है: एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ये कार्य के आधार पर, ठीक है। अब एनालॉग का मतलब जो भौतिक मात्रा है, जैसे ताप, दाब, प्रेशर, इन चीजों को मापता है, वो एनालॉग है। डिजिटल कंप्यूटर जो खाली डिजिट को मापता है, अपना आंकड़ा दोगे सही तो उसका रिजल्ट आउटपुट सही दिखाएगा, ठीक है। और हाइब्रिड कंप्यूटर जो दोनों का मिक्स होता है, जिसमें एनालॉग का भी गुण होता है, डिजिटल का भी गुण होता है, ठीक है। जैसे क्या होता था पहले टाइम में, जो हॉस्पिटल्स में है, वो एनालॉग कंप्यूटर ही काम में लेते थे। जो आप देखा होगा कभी टीवी फिल्मों में, वो सिग्नल दिखाते हैं पेशेंट के हार्ट बीट का, एक ग्राफ होता है, ठीक है। इस टाइप का देखिए फ्लक्चुएशन होता है, थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। तो ये सिग्नल है एनालॉग का, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी को जो यूज करते हैं वो एनालॉग टाइप के कंप्यूटर है। आज मोबाइल की जो वेव्स है वो भी एनालॉग में आती है, ठीक है। मोबाइल की किरणें वो भी एनालॉग में आती है। तो फ्रीक्वेंसी को मापना, कोई भी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ती घटती रहती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो जहां भी फ्रीक्वेंसी का सवाल आता है, टेम्परेचर का सवाल जो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो वहां पे एनालॉग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हॉस्पिटल में पेशेंट का जो भी हार्ट बीट वगैरह, जो भी उसका जो नर्व्स रेट है, वो सब मापने के लिए एनालॉग का यूज किया जाता था। डिजिटल क्या होता है, जो आपके जो आम घरों में जो कंप्यूटर, वो सब डिजिटल है, जिसके अंदर ये चार प्रकार, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर के, ये डिजिटल के ही प्रकार है। और हाइब्रिड जिसमें दोनों के गुण है। अब पहले क्या होता था, खाली सिग्नल दिखाने के लिए एनालॉग टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी हॉस्पिटल में। अभी क्या हो गया है, अब उस पर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, यानी सिग्नल के लिए ऐसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग का भी गुण हो और डिजिटल का भी गुण हो, वो हाइब्रिड कहलाता है। हाइब्रिड मतलब मिक्स, जैसे साइंस में हम संकरण चीज पढ़ते थे कि दो जातियों का मिक्स किया जाए तो तीसरी जाति जो पैदा होती है उसका हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो एनालॉग का क्या है कि एनालॉग से जो भी कोई भौतिक मात्रा जैसे ऐसी है, ताप, दाब, प्रेशर, ठीक है, ये सब चीज एनालॉग टेस्ट कर लेता है, और उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके जो आम व्यक्ति को समझ में आए। आम व्यक्ति को, जो डॉक्टर सिग्नल समझ सकता है, लेकिन आम इंसान तो लिखा हुआ चीज समझ सकता है। तो आम व्यक्ति की भाषा में समझ में आने वाली रिपोर्ट जो प्रिंट हो सके, तो वो होगी डिजिटल से। तो आज जो हॉस्पिटल में वगैरह काम आते हैं, वो हाइब्रिड कैटेगरी के कंप्यूटर है, जो इनके मेन जो ऑपरेशन में काम आते हैं, ठीक है। जो टेस्टिंग में काम आते हैं, टेस्टिंग में भी जैसे लेबोरेटरी में अब पेशेंट का जो ब्लड सैंपल वगैरह लिया जाता है, अब उसमें क्या कितनी मात्रा क्या है वो सब चेक किया जाता है। तो वो टेक्नोलॉजी एनालॉग है, फिर उसको आम भाषा में डिजिटल प्रिंट करके दिया जाता है, तो वो है डिजिटल। तो इसलिए दोनों का मिक्स हो गया हाइब्रिड। तो ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे कंप्यूटर जहाँ पे दोनों चीजों मिक्स होता है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। जैसे पेट्रोल पंप पे आप देखो, जो मीटर लगा है वो कंप्यूटर ही है। अब पेट्रोल पंप से कितना पेट्रोल निकला, उसका क्या सब डेंसिटी वगैरह वॉल्यूम है, वो सब एनालॉग मेजर करता है ना। और उसका बिल बनाना है कि क्या पर रेट है, कितना पेट्रोल हुआ, तो क्या बिल बना, वो डिजिटल मेजर करता है। तो ये हाइब्रिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अभी जो अपने एग्जाम्पल पे वो डिजिटल के पढ़े, ठीक है। ये सिग्नल है, जो एनालॉग सिग्नल टेलीफोन लाइन में काम आता है, जहाँ भी फ्लक्चुएशन होता है हमेशा, ठीक है। और ये डिजिटल सिग्नल है जो कंप्यूटर में काम आता है। अब जो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, जो अगर एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता था, इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम था परम। परम, और उसका एडवांस रूप था वो परम 10,000 था। परम, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था। तो कई बार पूछते हैं कि भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम था, ठीक है। ये जो सुपर कंप्यूटर है वो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है, सबसे तेज स्पीड होती है, बहुत ही महंगे होते हैं, ठीक है। और स्पेशल कार्यों के लिए इसको रिक्वायरमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है, बड़े लेवल के, ठीक है। एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, मौसम विभाग की जानकारी, मौसम की जो पूर्व जानकारी होती है, कब बारिश आएगी, कब बाढ़ आएगी, कब मौसम क्या परिवर्तन होता है, तो ये बड़े बड़े सैटेलाइट के जरिए होता है, जो सुपर कंप्यूटर से कंट्रोल होते हैं, ठीक है, मौसम विभाग की जानकारी। एनिमेटेड ग्राफिकल, आज दुनिया में हॉलीवुड में जितनी भी महंगी फिल्में बनती है, जो कार्टून टाइप फिल्में होती है ना, एनिमेशन वाली, ठीक है, वो 3D फिल्में, तो वो सारी ये सुपर कंप्यूटर के माध्यम से बनाई जाती है, क्योंकि बॉलीवुड हॉलीवुड के पास बजट बहुत ज्यादा होता है, करोड़ रुपए खर्च करके वो इनके हिसाब से, कई बार आप देखते होंगे कोई कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, तो वो सुपर कंप्यूटर के हिसाब से डिजाइन करते हैं, ठीक है। पूरी फिल्म जो कार्टून के ऊपर ही होती है ना। जैसे आप आजकल फिल्मों में देखते हो कि कई हाथी घोड़े, तो अब असलियत में इतने हाथी घोड़े लाना मुश्किल है, तो वो सुपर कंप्यूटर या ऐसे बड़े लेवल के कंप्यूटर के जरिए उनको डिजाइन किया जाता है, ठीक है।
जिसको VHS भी कहते हैं, ये एनिमेटेड मल्टीमीडिया में भी काम आता है, ठीक है। और फ्लूइड डायनेमिक कैलकुलेशन में, न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु परीक्षण में, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में, इनमें सब में सुपर बड़े बड़े काम जो होते हैं दुनिया में, उनमें ये सुपर कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं स्पेसिफिक काम के लिए। अब ये अमेरिका के ब्लू जेनी नाम का सुपर कंप्यूटर आप देख रहे हैं, ये सुपर कंप्यूटर है, इसमें लगभग 2.5 लाख प्रोसेसर होते हैं। जैसे आपका आम कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है, आम जो अपना सीपीयू उसमें एक प्रोसेसर होता है, आप कल्पना कर सकते हैं इसमें 2,50,000 2.5 लाख प्रोसेसर होते हैं इनबिल्ट, ठीक है। ये एयर कंडीशनिंग ग्रुप में रखा जाता है, बहुत रैक्स के अंदर ये डिवाइड होता है। आप जो देख रहे हैं जैसे अलमारी टाइप के ऐसी रैक्स है, ऐसी संख्या में आप गिनोगे तो 72 रैक्स है यहाँ पे, इसके पीछे ये लोग 5-6 बड़े हॉल में इसका स्टोरेज रहता है। तो बहुत ही हाई, ये ऑप्टिकल केबल का यूज करता है, हाई स्पीड ऑप्टिकल नेटवर्क का यूज करता है। तो इतना बड़ा साइज का इसका बहुत बड़ा हॉल चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के सुपर कंप्यूटर होते हैं जो पूरी दुनिया भर के डेटा को एक जगह संचित रखते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है, 4 ऑप्शन आते हैं, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है, इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, या इनपुट डिवाइस के अंदर से कोई सवाल पूछा जाता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस को समझिए। इनपुट डिवाइस का डेफिनेशन, those devices which are used to input data into the computer are called input devices। वे डिवाइसेस जिसके द्वारा कंप्यूटर में डेटा इनपुट कर सकते हैं वो इनपुट डिवाइसेज है, ठीक है। कंप्यूटर में डेटा जिसके जरिए भेजा जाता है वो इनपुट डिवाइसेज है, ठीक है। अब डेटा भेजना कंप्यूटर में कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे इंसान, अपन ह्यूमन बीइंग की बात करें, ठीक है, तो अपने लिए इनपुट डिवाइस क्या हो सकती है, हम जैसे इंसान है तो हमारे अंदर जो बाहरी डेटा जो चाहिए, बाहर का जो वातावरण का नॉलेज है वो किससे होगा, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ज्ञानेंद्रिया, है ना। ज्ञानेंद्रिया क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या पढ़ी थी कि जिन अंगों से हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान होता है, अनुभूति होती है, वो ज्ञानेंद्रिया है। तो बाहरी वातावरण भी अलग अलग टाइप का डेटा है, ठीक है। जैसे हमारी आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, तो बाहर का डेटा है, वो जैसा डेटा उसके कंपेटिबल एक अपनी इनपुट डिवाइस है, उससे वो डेटा अपन अंदर एक्सेप्ट करते हैं, उससे वो अपने अंदर मैसेज जाता है। जैसे कोई आवाज है, साउंड है, तो उसको सुनने के लिए हमारी कान है, ईयर्स, तो कानों के लिए सुन सकते हैं, तो कान हमारी एक तरह से ज्ञानेंद्रिय हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। कोई विजुअल है, कोई ग्राफिकल है, तो उसको देखने के लिए आंखों का यूज होता है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है ना। और नाक से अपन सुनते हैं, तो अलग अलग जैसा बाहर का डेटा है वैसा उसके लिए डिवाइस होता है, ठीक है। तो वैसे कंप्यूटर में भी अलग अलग टाइप का डेटा होता है कि जो कंप्यूटर में भेजना होता है। अब जैसे आपको कोई लिखा हुआ टेक्स्ट है, उसको टाइप करना है, तो टाइप करने के लिए आप सिंपली कीबोर्ड माउस का यूज, कीबोर्ड का यूज करते हैं। आप कीबोर्ड से टाइप करोगे, वो सीपीयू में होते हुए आप सीपीयू में जाएगा, कंप्यूटर में जाएगा, तो कीबोर्ड से आप टाइप कर सकते हो। लेकिन अगर कोई फोटो अंदर कैप्चर लेनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, जैसे आपकी आंखें है, वैसे कोई वीडियो इसके अंदर लाइव वीडियो लेना है रिकॉर्ड, ठीक है, तो उसके लिए इसका कैमरा काम करता है, तो कैमरा इसकी आंखें होगी, ठीक है। तो कोई भी वीडियो है वो कैमरा से जाएगा। तो अलग अलग टाइप का डेटा जो है वो अलग अलग माध्यमों से कंप्यूटर में भेजे जाते हैं। तो इसमें रटने की जरूरत नहीं है, आप इतना समझ लो कि जो भी बाहर का डेटा है कंप्यूटर में भेजने की क्रिया इनपुट कहलाती है, और कंप्यूटर के अंदर भेजने के जो साधन है, जो मशीनरी डिवाइसेज है, वो इनपुट डिवाइस कहलाती है ना। अब एग्जांपल पढ़ते हैं अपन, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से अपन टाइप करके डेटा को कंप्यूटर में भेज सकते हैं, तो कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस होगी। फिर माउस, ठीक है, माउस से कोई भी चीज को ड्रॉ करना हो, क्लिक करना हो, सेलेक्ट करना हो, तो कंप्यूटर में जो ये माउस आप देख रहे हो सामने, ये माउस काम आता है। कि ड्राइंग को हम कीबोर्ड से नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कंप्यूटर जिन्होंने सीखा उनको पता है पेंट है, तो पेंट में अपन ड्राइंग करते हैं, या कोई भी जैसे प्रोग्राम को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इस स्लाइड एक नेक्स्ट कर रहा हूँ तो माउस से कर रहा हूँ, तो माउस हमारी इनपुट डिवाइस होगी जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। फिर स्कैनर है, ठीक है, आप देख रहे हैं स्कैनर मशीन। अब आपने जैसे जेरोक्स मशीन देखी होगी, जैसे आप कोई उसकी प्लेट खोल के अंदर आप जेरोक्स निकालते हो, वैसे स्कैनर मशीन होती है। आप जब कोई भी संस्था में अपना फॉर्म, फोटो, डॉक्यूमेंट देते हो, ठीक है, तो वो ऑनलाइन जब चढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा ई मित्र वालों का, हाँ, ठीक है, वो स्कैनर मशीन के माध्यम से आपका फोटो स्कैनर में रखेंगे, जिससे वो कंप्यूटर में आ जाएगा। तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होगी, है ना। या आप फोटो को टाइप कर नहीं सकते, ठीक है, तो फोटो को स्कैनर में रखोगे तो कंप्यूटर में वो भेजा जाएगा, आ जाएगा उसकी छवि या उसका रूप, तो वो इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो स्कैनर जैसे इनपुट डिवाइस है। फ्लाइट पेन, ये टच पेन भी कहलाती है, सिग्नेचर पेन भी कहलाती है। पहले इसका प्रचलन था, सिग्नेचर पेन कहते थे। पहले जब टच की इतनी सुविधा नहीं थी तो क्या होता था कि सिग्नेचर करने होते थे, तो एक टच पैड आता था, एक पेन आता था, उसके साथ एक पैड आता था, वहां पेन से जैसे साइन करते वैसे उसके ऊपर साइन करते थे,
उसका सीपीयू से कनेक्ट होता है, वो कंप्यूटर में साइन पहुंच जाता था। जैसे आपकी बोर्ड की मार्कशीट है, तो वहाँ पे शिक्षा सचिव या उनके साइन आते हैं। कॉलेज की मार्कशीट में कुलपति के साइन आते हैं। अब लाखों मार्कशीट होती है। अब सब जी इतने 10 लाख 20 लाख जो लड़के पढ़ते थे इसी बारी में उन पे सब जगह वो एक जगह साइन हाथ से नहीं कर सकता, तो वो कंप्यूटर साइन प्रिंट होके आते हैं। तो वो साइन एक बार लाइट पेन से या सिग्नेचर पेन से कर देता है, तो वो सारी मार्कशीटों में वो सिग्नेचर हो जाता है। ठीक है। आजकल मोबाइल पे जो आप देख रहे हो टच पेन है, वो भी इसी का उदाहरण है। ठीक है। आजकल टच स्क्रीन कंप्यूटर भी है जो टच से चलते हैं। डायरेक्ट आप मोबाइल की तरह टच करोगे तो उसका ऑप्शन खुलेगा, तो वो भी लाइट पेन ही है उनके लिए जो यूज आती है। तो ये भी इनपुट हो गया कि आपका मैसेज कंप्यूटर में पहुंचा रहा है कि आप उस चीज को क्लिक करें तो वो खुल रही है। ठीक है। तो ये भी इनपुट डिवाइस है। अब जॉयस्टिक है। ये जॉयस्टिक इस टाइप का आपको देखो मशीन दिखता है। ये बच्चों के गेम खेलने के लिए काम आता है। अगर कंप्यूटर से कोई वीडियो गेम खेलते हैं बच्चे, तो ये जॉयस्टिक अलग से डिवाइस आती है जो सीपीयू से यूएसबी पिन के माध्यम से कनेक्ट की जा सकती है। तो कोई जैसे ऐसा गेम है 2 प्लेयर्स का, कोई रेस का गेम है, तो जैसे जैसे ये हैंडल घुमाए, गाड़ी में गियर होता है ना, वैसे इसका हैंडल होता है। हैंडल आगे घुमाएगा तो आगे जो कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट है वो आगे भागेगा, राइट लेफ्ट उस टाइप से मूव होगा जैसा ही जॉयस्टिक को मूव करेंगे। तो बच्चे अधिकतर इसको गेम खेलने के लिए यूज में लेते हैं। जो डायमेंशनल संबंधी गेम है ना, दिशा वाले गेम, वो जॉयस्टिक से खेले जा सकते हैं। तो ये भी एक तरह से इनपुट डिवाइस हो गया कि जो भी गेम खेलने वाला है वो अपना जो मैसेज कंप्यूटर को देना चाह रहा है, तो इस जॉयस्टिक के माध्यम से इसका इनपुट जाएगा, है ना। फिर आप देखो बार कोड रीडर। ये ऐसी मशीन होती है बार कोड रीडर। आजकल आपने बहुत शॉपिंग मॉल में देखी होगी, अपने सब जगह आजकल ये तो अवेलेबल है। तो ये भी इनपुट डिवाइस है। अब पहले क्या होता था, बिल बनता था कंप्यूटर से, तो कोई भी व्यापारी है तो उसका आइटम का नाम लिखता था, टाइप करता था, रेट लिखता था। फिर क्या होगा, प्रोग्राम आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, ऑटोमेटिक बिलिंग। और अब क्या हो गया, अब बार कोड मशीन आ गई। अब उसकी एक बार कोड जो है, एक कोड भाषा में इस टाइप का आप देखो, ये ऐसे ऐसे लाइन आप देखो। आपके पास नोटबुक है, कोई ब्रांडेड है, क्लासमेट वगैरह, तो उस पर भी बारकोड दिया हुआ होगा। कोई पेन है, कोई घर की कॉस्मेटिक आइटम है, हर चीज पे बारकोड होता है। कोई साबुन हो, तेल हो, हर चीज पे जितनी भी कंपनी की ब्रांडेड आइटम है उन सब पे बारकोड होता है। अब ये जो आपको दिख रही है लाइनें लाइनें, लेकिन इसी बारकोड के अंदर ये कौन सा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की क्या रेट है, वो सारी चीज जानकारी छिपी हुई है। कौन सी कंपनी का कौन सा ब्रांड है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल दवाई की बात करें, तो दवाई में जो जानकारी चाहिए वो सारी इस बारकोड में, कि दवाई की एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कब है, बैच नंबर क्या है, एमआरपी क्या है, कौन सी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है, सारी जानकारी। अब दुकानदार क्या होता है, पहले तो आइटम की रेट पहले पढ़ता था। पहले के टाइम में आपको सामान देने से पहले वो कोई प्रोडक्ट लेके उसकी रेट ढूंढता था। ठीक है, कि इस प्रोडक्ट की जो है एमआरपी कहाँ लिखा हुआ है। फिर अब वो एमआरपी नहीं ढूंढा, सीधा वो बारकोड ढूंढेगा कि बारकोड कहाँ पर है। ठीक है, तो बारकोड में सारी जानकारी होती है। तो इस बारकोड को जो रीड करने के लिए जो मशीन है, वो ये मशीन है, बारकोड रीडर। ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है बीसीआर। कई बार पूछा जाता है बीसीआर क्या है, तो बीसीआर का पूरा नाम है बार कोड रीडर। ठीक है, बार कोड को पढ़ने वाली मशीन। अब इससे क्या होता है, सीधा उस जो बार कोड होती है उस पर स्कैनिंग कर दिया जाता है। माउस 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 माउस, ये जैसे बारकोड है तो सीधा उस मशीन को स्प्रे बारकोड पे कर दिया जाता है। तो बारकोड के माध्यम से इसके अंदर पूरी जानकारी आ जाती है कि इसका क्या प्रोडक्ट का डिटेल है। तो ये बारकोड रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। फिर देखिए एमआईसीआर। एमआईसीआर का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ये एक मशीन होती है जो कोई मैग्नेटिक सीआई होती है, चुंबकीय सीआई, उसको पढ़ सकती है। अब चुंबकीय सीआई कहाँ इस्तेमाल होती है, जैसे बैंकों में चेक होते हैं, चेक हो, ड्राफ्ट हो, डिमांड ड्राफ्ट हो। तो ऐसा आप देखिए, चेक के नीचे वाली जो पट्टी है उसके ऊपर आपने देखा होगा एक व्हाइट पट्टी होती है, हर चेक या हर ड्राफ्ट के नीचे व्हाइट पट्टी में जैसे बैंक का जो उसका एमआईसीआर कोड है वो सब चीज लिखा होता है, उसका सीरियल नंबर लिखा होता है। तो दो तीन जानकारी लिखी होती है, सीरियल नंबर है, एमआईसीआर कोड, उसमें सारा जानकारी होता है कि कौन सी बैंक का चेक है, क्या है सीरीज। तो उस चीज को पढ़ने के लिए मशीन काम आती है, एमआईसीआर। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब पहले तो बैंक में क्या होता था, मैनुअली लिखते थे, एंट्रिया करते थे कि कौन सा चेक आया, कितने चेक आए, रिकॉर्ड पूरा रखते थे। लेकिन कई बार क्या होता है, मैनुअली करने से कोई नंबर की मिस्टेक हो जाए, तो जब चेक क्लियरिंग के बाद वापस कितने चेक सेटल हुए ये या नहीं हुए, वो मैनुअली चूक हो सकती है। आदमी कोई गलती कर सकता है। कई बार मोबाइल नंबर हम 36 दबा दीजिएगा, 63 दबा देते हैं, तो किसी और को कॉल लग जाता है। तो वहां पे तो चलो कॉल लग जाता है, लेकिन यहाँ पे किसी की गलत एंट्री होगी तो वो फिर बाद में पकड़ में नहीं आएगी कि चेक कौन सा मिसिंग है, कौन सा एक्स्ट्रा आया। तो इसलिए बैंकों में क्या करते हैं, ये मशीनें काम आती है। ठीक है,
इन मशीन से क्या होता है, जितने भी चेक क्लियरिंग के लिए आते हैं एक बार इस मशीन से गुजारा जाता है, ताकि इंसान से गलती हो सकती है, मशीन से गलती नहीं होती। ये मशीन उस चेक का नंबर, उस बैंक का MICR कोड वगैरह सारा उसमें रिकॉर्ड आ जाएगा। जैसे आज 400 चेक आए तो 400 चेक का पूरा इससे रिकॉर्डिंग आ जाएगी कि ये MICR कोड के ये नंबर वाले चेक हमारे पास आए, तो वो क्लियरिंग हुए नहीं हुए, कितना क्या स्टेटस पहुंचा, तो वो एक इसमें रिकॉर्ड रहता है कंप्यूटर में। और कोई भी चेक है वो मिस नहीं होता है, ये आया लेकिन उसमें एंट्री गलत होगी, मिसप्रिंट हो गया, तो वो सारी सही जानकारी मिलती है। तो अधिकतर ये लगभग बैंकों में काम आता है, जो सीरियल नंबर पढ़ने के काम आता है। अब ये मैग्नेटिक इंक से सीरियल नंबर कैसे होते हैं, आपने कई ऐसे देखे होंगे, वो नंबर्स होते हैं ब्लैक इंक से लिखे हुए, थोड़े अलग टाइप के, थोड़े रोमन टाइप के दिखते हैं, तो वो सारे मैग्नेटिक इंक से। कई जगह सीरियल नंबर भी ऐसे लिखे होते हैं कि बोर्ड की कॉपी पे ऊपर कोने पर, ठीक है, तो ऐसे सीरियल नंबर जो होते हैं ब्लैक इंक से, जो अजीब टाइप के होते हैं, रोमन टाइप के होते हैं, तो वो सब MICR होते हैं ब्लैक इंक से, ठीक है। कभी आप चेकबुक के नीचे की पट्टी देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप की राइटिंग होती है। तो वो ये पढ़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। अगर किसी को कोई भी सवाल पूछना हो, कोई समझ में नहीं आए, तो आप पूछ सकते हो। आपके पास एक चैट का बटन है, ठीक है, और हैंड रेज का ऑप्शन है, यानी हाथ खड़ा करने का, तो आप ऐसा कर सकते हो, तो जिससे अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। OMR शीट आपने सुना होगा सबने। अब ऑप्टिकल मार्क रीडर में आपने जो गोला गोला किया, उन गोलों को पढ़ने वाली मशीन है, वो OMR कहलाती है। ये देखिए, इस टाइप के आपने आजकल 10th क्लास के बोर्ड के फॉर्म भरे होंगे, कॉलेज के फॉर्म भरे होंगे, आपने कई कंपटीशन एग्जाम दिए, तो आजकल पहले आप अब सद आंसर आप पेन से भरते थे। आपका जो RSCD एग्जाम है, इसमें भी आपको एक OMR शीट मिलेगी, उसी शीट के अंदर आपको सारी जानकारी भरनी है। तो वो जो गोलों गोलों को पढ़ने वाली मशीन है, वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर। मतलब ऑप्टिक से, लाइट से, लेजर लाइट से उसको हर शीट को उस मशीन के जरिए गुजारा जाता है, ताकि उसमें उसकी जो प्रोग्रामिंग की हुई होती है ना, जब भी कोई पेपर बनता है या फॉर्म बनता है, तो कहाँ पे क्या चीज है वो सब प्रोग्राम होता है। अब जैसे ये आप देखो, यहाँ पे आंसर की लिखा है और इसने आंसर का ए भरा, जैसे आपका नाम ही यहाँ पे अमित कुमार है, तो पहला अक्षर ए तो आपने पेन से भरा। अब पेन से जो भरा वो कंप्यूटर रीड नहीं करता है, ठीक है, वो वहां का कोई भी स्टाफ है, वो बाबू है, वो रीड कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर ये गोलों गोलों को रीड करेगा। तो अब जैसे यहाँ ये जब मशीन में जाएगी, ऊपर से लेजर लाइट पड़ेगी, तो वो कैसे डिटेक्ट काम करता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, पहली लाइन पे ए है, आंसर शीट का ये ए लिखा हुआ, ए को गोला किया हुआ है, तो यहाँ पे ए पे लाइट रुक जाएगी, बाकी सारे गोलों से लाइट क्रॉस हो जाएगी। तो जहां भी लाइट रुकेगी, जहां पे ये धब्बा बनाया हुआ है, तो वहां पता कि ये ए की लोकेशन है, तो वहां पे ऑटोमेटिक ए कैरेक्टर डिटेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरे में दूसरा जो लेटर है, सब पूरा नाम आ जाएगा। तो वैसे ही आपने अगर सही उत्तर ABCD भरा है, ABCD, अब ए सही है और आपने ए पे गोला किया, तो आपको ऑटोमेटिक 2 नंबर मिल जाएंगे। और कई बार ऐसा कि सही आंसर ए है और आपने बी पे गोला किया है, तो ए से लाइट क्रॉस होगी, बी पे लाइट रुक गई या नहीं रुकनी चाहिए थी, तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा, या नेगेटिव का प्रावधान नेगेटिव हो जाएगा। तो इस टाइप से टोटल वगैरह सब ऑटोमेटिक होते हैं, पहले हाथ से चेक करनी पड़ती थी। अब जैसे ही आंसर कॉपी आई, उसको उस मशीन में भेजा, ठीक है, सारी शीट एक साथ डाल के, और फटाफट उसका कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ, उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन वहाँ पूरा प्रोग्राम होता है, वहाँ 1 सेकंड में ये कॉपी चेक हो जाती है आराम से, ठीक है। तो फटाफट 50 कॉपी है, तो 1-2 मिनट में सारी कॉपी चेक हो जाती है, और ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नाम के साथ आ जाती है कि इस व्यक्ति का कितने मार्क्स आए, ठीक है। तो फॉर्म भी ऐसे ही चेक होते हैं, ठीक है, आपका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आप गोले गोले करते हो, तो वो जो गोले है वो उसको कंप्यूटर रीड कर लेता है, तो उस गोलों के हिसाब से वो अल्फाबेट सेट कर देता है, ठीक है। तो ये इस मशीन को बोलते हैं OMR। पूछा जाता है कई बार इसको प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आप हिंदी में भी शुद्ध हिंदी यूज करते हैं ये लोग, और इंग्लिश में भी शुद्ध इंग्लिश, तो आप थोड़ा सा इसको समझ लें 2 बार। कई बार कोई प्रश्न आपको हिंदी में समझ में नहीं आए, कि हिंदी भी थोड़ी शुद्ध टफ लेवल की हिंदी यूज की जाती है, तो आप उसको इंग्लिश में भी जरूर पढ़ना, और आप उसके आंसर भी देखना। कई बार क्या होता है कि हमको प्रश्न दोनों समझ में नहीं आए, लेकिन आंसर देख के हम उसको अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आंसर इस चीज का होता है, और इसी बारे में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कई बार थोड़ा टफ भी आपको लग सकता है, क्योंकि RSCT एक ऐसा एग्जाम है, प्रश्न होता है सिंपल, लेकिन इतना घुमा फिरा के पूछा जाता है कि बच्चे को जिसको आता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है। तो आप थोड़ा आंसर को भी देखना, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखना, ताकि आपको उसका हिंट मिल जाएगा। फिर है वेब कैमरा। इसका एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूँ, कि जैसे अपनी आंखें काम करती है, ठीक है, वैसे ही कंप्यूटर में कैमरा होता है, जो उसकी आंखें ही एक तरह से, ठीक है। तो जैसे मोबाइल में आपका कैमरा से आप फोटो क्लिक कर सकते हो, वीडियो ले सकते हो, वो देखने का ही काम करता है, ठीक है। मोबाइल से देखना तो उसका कैमरा ऑन कर दो, या लैपटॉप में उसका कैमरा होता है वेब कैमरा, तो वैसे ही ये कैमरा काम करता है, कि ये भी इनपुट ही है ना, यानी वीडियो वाला जो डेटा कैप्चर करना है, तो वो कैमरे से कैप्चर हो सकता है।
अभी आपकी जैसे क्लास में चल रही है, मेरे सामने कैमरा जिससे आप मुझे देख पा रहे हो, तो कैमरा ने इनपुट किया, ठीक है, तो वो चीज है। अब है माइक, माइक है वॉइस इनपुट डिवाइस, ठीक है। आप जब फोन पे बात करते हो तो माइक के जरिए आवाज दूसरे को सुनाई देती है, माइक के जरिए आवाज मोबाइल के अंदर जाती है। जैसे आपका ये मोबाइल है, तो आप जो ऐसे रखते हो, तो जो मुंह के आगे जो होता है, यहाँ पे छोटा सा एक छेद होता है, वो माइक है। आपकी आवाज यहाँ से इनपुट होती है, और जो आपको सुनाई देती है अगले की आवाज, वो यहाँ ऊपर से होती है, यहाँ पे स्पीकर होता है। तो स्पीकर तो हो गया आउटपुट, इसमें से आवाज बाहर निकलती है, और ये हो गया इनपुट। आप यहाँ से आवाज अंदर भेजते हो, यहाँ से जाती है। कई बार देखा ना, कभी साउंड का डिस्टर्बेंस होता है तो व्यक्ति ऐसे फोन करके बोलता है, यहाँ से वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी उसको मिल जाती है, ऐसे आवाज घूम के जाएगी, ऐसे डायरेक्ट। तो यहाँ पे एक्चुअल में माइक अंदर फिट होता है। तो कंप्यूटर में भी जो माइक होता है, जैसे आपने देखा हेडफोन है, हेडफोन तो कान पे होता है, वो तो स्पीकर है, लेकिन जो मुंह के पास आता है ऐसा, वो माइक है। आपने मोबाइल में भी, जैसे मैंने आपको सलाह दी थी कि आप ईयरफोन लेके बैठना, वो कान में लगा के, तो कान में लगा के वो तो स्पीकर है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा वो होता है ब्लैक टाइप से, आपके पास मुंह पे रख के बोलते हो ईयरफोन पे, वो माइक है, ठीक है। अब पहले वो वायर वाले माइक आते थे, बड़े बड़े जो फंक्शन शो में इस्तेमाल होते थे। आजकल वायरलेस माइक आ गए। आजकल आप न्यूज वालों को देखो, तो उनके भी कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग हो रही होती है, और अब वो हाथ पे माइक नहीं पकड़ते, तो माइक कहाँ होता है भाई, उनके कॉलर पे एक वायरलेस होता है, एक जैसे आपको लगे जैसे कोड का बटन ही है, तो इस टाइप ब्लैक होता है, ठीक है। और वो माइक होता है, वायरलेस होता है, वो उस कंप्यूटर डिवाइस से जुड़ा होता है। तो वो जो भी बोलते हैं वो साउंड उस माइक में होकर उस सिस्टम में रिकॉर्ड होती है, तो वो माइक से। तो माइक भी एक तरह से इनपुट हो गया साउंड को इनपुट करने का। तो ये हमने तमाम पढ़े जो इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। आजकल स्वाइप मशीन है, वो भी इनपुट डिवाइस है, स्वाइप मशीन, ठीक है, जिसपे आप पैसा पेमेंट करते हो। तो इनपुट आउटपुट मिक्स भी होती है, स्वाइप मशीन भी होती है, उसमें से रसीद भी प्रिंट निकलती है, तो वो इनपुट आउटपुट मिक्स डिवाइसेस भी है, ठीक है। कुछ तो केवल इनपुट होती है, और कुछ मिक्स है। जैसे आजकल प्रिंटर स्कैनर दोनों आते हैं एक साथ ही, पहले खाली स्कैनर था, तो वो तो इनपुट होगी, प्रिंटर आउटपुट है, लेकिन प्रिंटर भी उसी में है, स्कैनर भी उसी में है, तो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो ऐसे कई मिक्स डिवाइसेस भी आ सकती है, ठीक है। स्मार्ट कार्ड रीडर है, वो भी इनपुट डिवाइस है। फिंगरप्रिंट डिवाइस है, ठीक है, बायोमेट्रिक डिवाइस, वो भी इनपुट है। पहले जैसे हाजिर साइन का आप जैसे बायोमेट्रिक से लगाते हैं, तो आपने अंगूठा लगाया, उसको कैप्चर किया, तो कैप्चर इन किया, उसके अंदर कैप्चर लिया, वो इनपुट होगी। तो बस जो भी डेटा अंदर ले रहा है वो इनपुट है, जो दे रहा है वो आउटपुट है, ठीक है। अब बीच की स्थिति है प्रोसेसिंग। अब जो आपने डेटा इनपुट किया, वो प्रोसेस कौन करेगा, वो सीपीयू करेगा, ठीक है। तो जहां भी डेटा का हल निकला, जैसे अपना इंसान को कंप्यूटर माने, तो आपने इनपुट सुना, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा, आपने सुना, अब सुना तो कान से सुना, इनपुट हो गया। अब उसको सोचेगो, आप सोचोगे पहले कि क्या जवाब देना है, वो सोचोगे दिमाग से, ब्रेन से। तो ब्रेन आपका जो हो गया, वो हो गया सीपीयू, ठीक है। तो वो प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया कि जो प्रोसेस करता है ना। आप प्रश्न भी पढ़ोगे पेपर में, तो पढ़ लोगे, फिर मन में सोचोगे, सोचोगे, वो प्रोसेसिंग होगी, तो सोचोगे दिमाग से, फिर दिमाग कुछ आंसर देगा, वो आप हाथ से लिखोगे, तो हाथ हो गया आउटपुट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम भी पूछा जाता है कई बार, तो इसका है पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज होकर सेंटर को कंट्रोल लिख देते हैं, तो वो गलती आप नहीं करें। सीपीयू याद रखिए, इनपुट और आउटपुट के बीच में होता है, सेंटर में होता है सीपीयू। तो जो सेंटर में होता है, वो सेंटर है। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंटर में होता है और प्रोसेसिंग यूनिट है। तो आप सी को याद रखिए कि इसमें आगे कंट्रोल नाम की डिवाइस भी आएगी। तो कई बार लड़के अक्सर मैं देखा है कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें उल्टा लिख देते हैं, कि ऑप्शन भी ऐसे ही आते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। बीच वाला आप समझिए, इनपुट आउटपुट के बीच वाला प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये सेंटर, सेंटर बोलते हैं बीच वाला, तो सेंटर को बोलना है सेंट्रल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ये होता है। अब सीपीयू का मैकेनिज्म समझिए, सीपीयू का क्या मैकेनिज्म है। सीपीयू में जब कोई भी आप देते हो समस्या, इनपुट से सीपीयू में जाती है, और सीपीयू के 3 हिस्से हैं, ठीक है। तो सीपीयू में जैसे आप इनपुट से कोई समस्या भेजोगे, कोई सॉल्यूशन भेजोगे, तो सीपीयू के कंट्रोल यूनिट वाले भाग में जाएगा, सीयू में जाएगा, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये मैनेजमेंट का काम करता है। कंट्रोल, कंट्रोल खुद अपने आप में काम नहीं करता, खाली मैनेज करता है, ये हल नहीं देता आपको, ठीक है। ये कंट्रोल एक रिसेप्शनिस्ट की तरह रहता है, कि जो यूजर ने इनपुट दिया वो इनपुट लेता है, और कस्टमर या जो यूजर है उसको आउटपुट देता है, जवाब देता है। अब ये जवाब खुद नहीं बनाएगा, ये जवाब ये ऊपर नीचे जो दो है, इनसे लेके देगा। अब जो पहला डिपार्टमेंट है एएलयू, एएलयू क्या होता है, एएलयू का पूरा नाम है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल का मतलब होता है अंकगणित, और लॉजिकल मतलब होता है तार्किक। तो अंकगणितीय तार्किक इकाई है एएलयू, ठीक है। अब जैसे कोई सवाल पूछा 4+5 कितना होता है, मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल बता रहा, तो आपने इनपुट कीबोर्ड से टाइप किया, वो प्रोसेस पे आएगा, तो सीपीयू के इस सीयू वाले भाग में जाएगा, कंट्रोल यूनिट में जाएगा। अब कंट्रोल यूनिट इसको चेक करेगा,
कि क्या है, ये गणित का सवाल है, अरिथमेटिकल है, तो अरिथमेटिकल काम कौन करता है, ये वाला डिपार्टमेंट। तो वो इस चीज को इसको भेजेगा एएलयू, और एएलयू सॉल्व करेगा कि 4 और 5 का जो जोड़ है या ऐड है वो होता है 9, और ये एएलयू सॉल्व करके सीयू को भेजेगा, सीयू फिर आपको बताएगा आपके मॉनिटर पे, है ना। तो ये मैनेजमेंट का काम करता है, इनपुट क्या लेना है, आउटपुट क्या लेना है, किसका क्या डिपार्टमेंट है, किससे सॉल्व कराना वो है। तो ये गणित संबंधी और लॉजिकल, लॉजिकल मतलब तार्किक, कई बार कंडीशन होते हैं ट्रू फॉल्स, आइदर और, ये या ये, तो ऐसी चीजों को कंडीशन बोलते हैं या लॉजिकल बोलते हैं, है ना। तो वो लॉजिकल चीजें हो, डिसीजन मेकिंग चीजें हो, कब क्या करना है, ऐसा हो तो ऐसा करना है, ऐसा हो तो ऐसा करना है, इफ कंडीशन जैसे होती है ना। तो वो सारी लॉजिकल चीजें भी ये करता है, और जो गणितीय चीजें होती है वो भी ये करता है, ये दोनों चीजें ये एएलयू करता है ना। यानी टोटल कोई भी काउंटिंग संबंधी कोई भी हो, वो सारा यही करता है। और दूसरा ये डिपार्टमेंट है लास्ट, तीसरा जो है एमयू, एमयू का काम होता है मेमोरी संबंधी, मेमोरी नाम ही इसका एमयू है, मेमोरी यूनिट, ठीक है। सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट, एमयू का है मेमोरी यूनिट। तो नाम ही जैसा मेमोरी यूनिट है, तो मेमोरी संबंधी मैनेजमेंट ये करता है। मेमोरी मतलब आपने कोई पुरानी फाइल मांगी है, आपको कुछ जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, कुछ भी ऐसा है, सेव करनी है फाइल, तो मेमोरी करेगी। आपने कोई पुरानी फाइल खोली कि कल मैंने राम नाम से फाइल बना दी, अब राम को खोलो, तो जैसे सीयू में जाएगा कि राम वाली फाइल चाहिए, तो सीयू इसको नहीं पूछेगा, उसको फाइल चाहिए तो फाइल इस मेमोरी से मिल जाएगी, इसमें देखेगा। अब इसमें भी अलग अलग टाइप की मेमोरी है, तो क्या किसका काम है, और फाइल खोल के इसको दी जाएगी, वही मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देगा। तो कोई भी फाइल सेव करनी है तो मेमोरी में सेव होगी, है ना। ठीक है, फाइल खोलनी है तो खुलेगी भी मेमोरी में। तो ये सारा काम मेमोरी करती है, ठीक है। तो ये गणित का काम करता है, ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, और ये कंट्रोल करता है आपस में, ठीक है। और आगे जो जवाब आएगा वो यूजर को यही देगा, सीयू, ठीक है। तो सीपीयू के 3 भाग होते हैं, ठीक है। अब जो मेमोरी वाला भाग है इसको आप समझिए थोड़ा, एक मेमोरी में से एक प्रश्न 100% आता है 2 नंबर का, ठीक है। मेमोरी को भी आप समझिए, मेमोरी में कैसे क्या रहता है। मेमोरी पहली बात तो 2 टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, अब इन दोनों में फर्क क्या है, आप जिसको मेमोरी के रूप में समझते हैं, ठीक है, वो है सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि हमारे पास मेमोरी सुनते ही आ, आता है वर्ड के मेमोरी कार्ड, जैसे आपने मोबाइल में सुन रखा है मेमोरी कार्ड, मेमोरी सुनते आपके दिमाग में पहला आता है मेमोरी कार्ड, ठीक है। कि मेमोरी मतलब जहाँ पे अपन डेटा भर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो मेमोरी कार्ड है, मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी आप उसको आम भाषा में मेमोरी बोलते हो, कार्ड तो बोलते ही नहीं कि मेरी मेमोरी फुल हो गई है, वो हो गया है। तो मोबाइल का मेमोरी कार्ड होता है, ठीक है। तो मेमोरी सब सुनते वो आता है, लेकिन वो हमारा प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी मेमोरी है ना। जैसे आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, ठीक है, बिल्कुल सही समझे आप, कि डेटा को रखने के लिए जो डिवाइस है स्टोरेज, वो है मेमोरी कार्ड, लेकिन वो सेकेंडरी मेमोरी है ना, दूसरी मेमोरी, द्वितीय कह सकते हो उसको। उसी प्रकार से जैसा मोबाइल में मेमोरी कार्ड आता है, वैसे कंप्यूटर में या लैपटॉप में आती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जिसमें डेटा स्टोर होता है, यानी कंप्यूटर जितने भी प्रोग्राम ऑपरेट करते हो आप, जितने भी फाइलें खोलती हो, वो सेव कहाँ होती है, वो सेव एक हार्ड डिस्क में होती है, जो 500 GB की हो सकती है, 1 TB की हो सकती है, 2 TB की हो सकती है, हार्ड डिस्क होती है। तो हमारे दिमाग में जो मेमोरी शब्द आता है, वो एक्चुअल में होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है वो आप देखिए, प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप की है, रेम और रोम, ठीक है, ये 2 टाइप की प्राइमरी मेमोरी है। अब सबसे पहले रोम को समझते हैं, सबसे पहले हम सेकंड लिखे हो लेकिन उसको पहले समझते हैं रोम को, कि रोम क्या है। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल मतलब लाइट जाने पे उसको फर्क नहीं पड़ता हो, वो नॉन वॉलेटाइल है। लाइट अगर चली भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, वो नॉन वॉलेटाइल है। और रीड ओनली का मतलब ये है कि आप इसको केवल रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इस मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसको आप राइट नहीं कर सकते, उसको आप एडिट नहीं कर, एडिट मतलब उसको संशोधित नहीं कर सकते, करेक्शन नहीं कर सकते कि आप उसको बदल दो, हटा दो, वैसा नहीं कर सकते। अब आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि कोई भी मशीन जब फैक्ट्री से बनता है, तो कुछ मेमोरी जो बनाने वाले मैन्युफैक्चर है, फैक्ट्री वाले हैं या कंपनी वाले हैं, उसमें सेट करके रखते हैं। मेमोरी मतलब वही याददाश्त मेमोरी जो भी है, ठीक है। तो वो कुछ मेमोरी सेट करके रखते हैं, उसकी कुछ साइज होती है, उसमें कुछ प्रोग्राम होते हैं, कुछ इंस्टॉलेशन है, वो फिक्स होता है पहले से, उसका आप बदल नहीं सकते। तो वो जो मेमोरी होती है उसको रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर ही लाया आपने, तो उस पर एक रोम सेट होता है पहले से, हर मशीन में होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सभी में होता है। अब आप पहले से लाए, अब वो रोम में पूरी सिस्टम फाइल ऐसी होती है, ठीक है। कंप्यूटर चालू होगा, बूट होगा, उसके साथ कैसे हार्ड डिस्क अटैच होगी, क्या होगी, क्या फंक्शन होंगे बेसिक, वो सारे रोम में होते हैं, ठीक है।
अब कंप्यूटर में सारी मेमोरी इसी में होती है, इसमें आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। आपके पास टीवी है घर पे, स्मार्ट टीवी कोई भी हो टीवी, अब टीवी के साथ एक रिमोट आता है, तो उसका जो फंक्शन कहाँ पे होता है वो भी तो कहीं ना कहीं मेमोरी होगी। तो वो रोम में होता है कि आप कौन सा बटन दबाओगे तो कौन सा प्रोग्राम खुलेगा, एरो से ऊपर जाएगा, इस एरो से नीचे आएगा, ये सारा फंक्शन वो रोम में होता है। आप उसको स्लीप करोगे, आप उसको स्टैंड बाय करोगे, आप उसको रीस्टार्ट करोगे, ऑफ करोगे, ऑन करोगे, चैनल बदलोगे, तो ये सारी सेटिंग उसके रोम के अंदर फिट होती है। ठीक है। अब रोम इतना है कि आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सब में रोम तो होता ही है ना। आपके घर में वॉशिंग मशीन है, ठीक है, वॉशिंग मशीन जो कपड़े धोने का, तो उसमें भी रोम फिट होता है। और ये जो इसकी खासियत बता लो कि नॉन वोलेटाइल है, अगर लाइट चली भी गई तो उसमें जो सूचनाएं सेव है वो नष्ट नहीं होगी। ठीक है, परमानेंट है, सूचनाएं मिटती नहीं है, लाइट जाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वॉशिंग मशीन है तो उसमें भी आप देखो, आप उसको सेट करते हो, कुछ वो बटनों के द्वारा सेट करते हो, कुछ में आज डिजिटल आता है वो जो दबा के जैसे मोबाइल जैसे सेट करना पड़ता है। तो उसमें आपने कोई टाइमर दे दिया कि भाई ये कपड़ा धुलना है, 15 मिनट इसको कर दो, 15 मिनट घूमता रहेगा। ठीक है, तो वो आपने 15 मिनट उस सेट कर दिया उस पर। ठीक है, अब उसको चला दिया। अब वो कौन इसको ऑपरेट करेगा, उसमें हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड लगता नहीं है, तो वो रोम होता है जो फैक्ट्री ने पहले से सेट कर रखा है, जो जो आपको फंक्शन बताया है ऑपरेटर ने कि ये फंक्शन है, तो वो सारे फंक्शन की प्रोग्रामिंग रोम डिवाइस के अंदर सेट की हुई होती है, जो फिक्स फैक्ट्री वाला ने की, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये जनरली हर मशीन में होता है। ठीक है, अब देखो इसको याद रहता है सब कुछ, ये भूलता नहीं है। ठीक है, लाइट जाए तो फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब क्या है, वो आपने वॉशिंग मशीन 15 मिनट के लिए सेट किया था, वो घूम रहा है और अचानक 5 मिनट बाद लाइट चली गई। ठीक है, 5 मिनट बाद लाइट चलेगी, वो रुक जाएगा। अब लाइट 1 घंटे बाद आएगी, 2 घंटे बाद आएगी, तो आप बताओ क्या 2 घंटे बाद वो वापस 15 मिनट चलने लगेगा? नहीं चलेगा, वो 5 मिनट चल दिया है तो वही रुक गया है। अब उसको 10 मिनट जो और घूमना है वो 10 मिनट ही घूमेगा। क्या आपने 15 मिनट का टाइमर सेट किया था, 5 मिनट वो चालू रहा था, लाइट चली गई थी, तो बचे हुए 10 मिनट ही वो घूमेगा। तो ये उसके अंदर मेमोरी है। आप उसको आज के आज भले उसको 3 दिन बाद चालू करो, 3 दिन बाद भी जब भी आप उसको पावर दोगे तो बचे हुए 10 मिनट ही वो घूमेगा। तो ये सारी मेमोरी उसके रोम में सेव रहती है। ठीक है, पहले इतना फंक्शन नहीं था। आप कोई भी जैसे, अब तो डीवीडी बंद हो गए, कोई डीवीडी में कोई भी सीडी लगा दो, कोई म्यूजिक लगा दो, कुछ भी लगा दो, अचानक लाइट चली जाएगी। ठीक है, तो आपने जहां तक फिल्म देखी वहां देखिए, उसके आगे से ही चालू होगा, वो ऐसा नहीं कि शुरू से दिखाएगा आपको कि वो रोम में फिक्स है कि इतना हमने चला लिया है तो आगे का चलना बाकी है। तो वो रोम के अंदर मेमोरी फिक्स होती है, वो नॉन वॉलेटाइल है, लाइट जाने पे भी नहीं होती, फर्क नहीं पड़ता उसको कि वो शुरू से दिखाएगा। ठीक है, हर चीज में ये रोम होता ही है, कोई भी मशीन हो। भले आप इलेक्ट्रॉनिक तराजू देख लो, उसमें भी रोम है। जो पहले से डिजिटल जितनी भी मशीनें हैं जिसमें डिजिटल कुछ आंकड़े दिखते हैं मोबाइल की तरफ, वो सारे में रोम होता ही है, उसी में सारी मेमोरी सेट होती है। ठीक है, जो फिक्स होती है उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए, मोबाइल पे जब लाते हो तो पहले से सेट मेमोरी है, वो रोम में होती है, जो उसका फंक्शन है, चालू करना, बंद करना, स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना, बूट करना, रीबूट करना, है ना, सेटिंग करना, जो कंपनी की सेटिंग है वो सारी रोम में होती है, वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब है रोम। अब रोम के सॉरी रेम, जो पहला ऑप्शन रेम, रेम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होती है वॉलेटाइल। अब रेम क्या है, आपने देखा आप मोबाइल खरीदते हो तो पहले के दो 1 GB रैम है, आपका मोबाइल हैंग हो रहा है, आपने 2 GB वाला लिया, ठीक है, आपने 4 GB वाला लिया, तो रैम क्यों बढ़ाते हैं? तो अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं कि रैम से हमारी सर स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड रैम से नहीं बढ़ती, है ना। बायो प्रोडक्ट हो सकता है, स्पीड इनडायरेक्ट रूप से स्पीड आपको लग रहा होगा बढ़ गई हो, बाकी स्पीड का काम होता है प्रोसेसर का, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, i3 i5 i7, ये स्पीड का काम करते हैं। ठीक है, रैम तो एक मेमोरी है, स्पीड डिवाइस नहीं है रैम, रैम एक मेमोरी है। अब ये मेमोरी कहाँ काम आती है, अब आपने 4 GB रैम ली, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारे प्रोग्राम इसमें फिट कर सकते हो। वो प्रोग्राम अगर डालने के लिए आपको मेमोरी कार्ड चाहिए, तो कंप्यूटर में प्रोग्राम जितने ज्यादा डालने हैं, जितनी ज्यादा फाइलें डालनी है, उसके लिए हार्ड डिस्क होती है। तो रैम का इससे का कोई मतलब नहीं है। रैम का इसका कोई मतलब नहीं कि आपने 4 GB रैम ली मतलब 4 GB तक के प्रोग्राम उसमें भरे जाएंगे, रैम में प्रोग्राम भरते ही नहीं है पहली बात तो। ठीक है, आप जो भी मोबाइल की बात करें तो रैम में कोई प्रोग्राम या कोई ऐप नहीं डलते, रैम में आपके कोई फोटो वीडियो सेव नहीं होते, रैम खाली वर्किंग स्पेस है। ठीक है ना, जो आप जो सोच रहे हो स्टोरेज कि आपके प्रोग्राम भरते हैं, फोटो रहेंगे, वीडियो रहेंगे, सब चीजें पड़ी रहेगी, वो सेकेंडरी मेमोरी रहती है। यानी मोबाइल का आप मेमोरी कार्ड समझ लो या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क समझ लो, वो सेकेंडरी मेमोरी रहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी एक उदाहरण के लिए आप समझो, सेकेंडरी मेमोरी को आप समझ लो, जो मैंने बताया हार्ड डिस्क और रोम ये सब, वो एक अलमारी समझ लो कि आपके अलमारी पड़ी हुई है, कबर्ड पड़े हुए हैं, उसके अंदर कुछ फाइलें है, तो वो तो सेकेंडरी मेमोरी जो हार्ड डिस्क है आपकी, या मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड है, वो जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा आप सामान रख पाओगे। ठीक है, और रैम को आप समझो आपका जो टेबल है, आप जो स्टडी टेबल यूज करते हो,
स्कूल में जो आपको एक टेबल दिया जाता है स्कूल कॉलेज में, या अभी जैसे मैं किसी टेबल पर बैठा हूं तो ये मेरा जो टेबल है वो समझ लो रैम है। अब क्या होगा, रैम की साइज क्या फर्क पड़ती है कि वो जो सेकेंडरी मेमोरी फाइलें पड़ी है, जो वीडियो पड़े, जो आप प्रोग्राम पड़े, जो ऐप पड़े, वो आप खोलोगे तो वो खुलेंगे कहाँ पे, उसके लिए भी जगह चाहिए। तो वो जगह वो रैम है। समझ, जैसे ही मेरे पास नोटबुक है, अब नोटबुक तो इतने में आ गई, ठीक है, अब बहुत सारी नोटबुक है, आप आस पास में रख दूंगा, इतने में आ गई, तो क्या इससे मैं इसे पढ़ सकता हूँ? नहीं पढ़ सकता। ये मेमोरी कार्ड में इतनी जगह घेरी जिसका साइज है, तो इसको पढ़ने के लिए मुझे जगह ज्यादा चाहिए होगी। ज्यादा कैसे? इसको खोलना है, इसको खोलना है, ऐसा तो खोलने टेबल पे रखना है, तो टेबल पे जगह चाहिए, जगह घेरेगा ये। डायरेक्ट तो बंद किताब तो पढ़ नहीं सकता। तो जैसे मैंने एक फाइल खोली, एक ऐप खोला, तो उसके लिए इतनी जगह चाहिए मेरे को, ठीक है। फिर दूसरा ऐप खोलूंगा, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, तो टेबल में जगह लिमिटेड होगी, तो मैं ज्यादा फाइलें नहीं खोल पाऊंगा, या ज्यादा फाइल होगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, वो फाइल का आ गई, वो पेपर का आ गया, पेन का आ गई। आप देखो, आपका अगर ऑफिस का टेबल है, आप कोई भी स्टूडेंट हो या ऑफिस में काम करते हो, ऑफिस का टेबल है, अगर छोटा कर दिया जाए, स्कूल वाला टेबल होता है ना, 1.5 फुट वाला, उसका टेबल कर दिया जाए, और मुझे उधर पढ़ाना हो तो लैपटॉप रखते वो टेबल गिर जाएगा, कवर हो जाएगा। फिर मुझे पास में मोबाइल रखना है, कोई फाइल रखनी है, कोई बैग रखना है, और कोई रजिस्टर रखना है, तो 2-3 चीजें रखने के बाद जब एक्स्ट्रा रखूंगा ना, तो थोड़ी देर बाद फिर मैं कंफ्यूज होने लगूंगा, मेरी स्पीड कम हो गया, वो फाइल का आ गई, वो पेन का आ गई, वो पेंसिल का आ गई, ठीक है, मैं हैंग हो जाऊंगा। तो आपका मोबाइल भी हैंग हो जाता है, परेशान हो जाओगे आप, ठीक है। तो वही हाल है रैम का, ठीक है, कि आपका वर्किंग जो टेबल है वो रैम है, तो वो बड़ा होगा तो आप ज्यादा फाइलें एक साथ यूज कर पाओगे। तो अगर मेरा टेबल उस स्कूल के टेबल जितना नहीं है और बड़ा है, लार्ज साइज है, तो मैं आराम से काम कर पाऊंगा कंफर्टेबल। जो भी फाइलें सेकेंडरी मेमोरी से आ रही है, मेमोरी कार्ड से आ रही है, हार्ड डिस्क से आ रही है, उसको खोलने के लिए जगह मुझे ज्यादा मिलेगी। इतनी जगह मैंने लैपटॉप रख दिया, यानी एक ऐप चालू कर दिया, या फिर दूसरी बुक रख दी पास में, तीसरी बुक रख दी, और कुछ चीजें रख दी, और सब चीजों को मिला के मैं काम कर रहा हूँ। इस रजिस्टर देके इसमें लिखना है, इसे देके कंप्यूटर में एंट्री करनी है, अचानक कोई फाइल आ गई, कोई मैसेज आया, उसको खोलना है, तो वो आराम से खुलेगा। लेकिन अगर आपका वर्किंग एरिया छोटा होगा, तो आपका मोबाइल बार बार हैंग हो जाता है, कि जैसे उसका एरिया इतना है कि वो 5 ऐप ही संभाल सकता है, तो 5 ऐप खोलते आपका मोबाइल हैंग हो जाएगा, क्योंकि छठे ऐप को खोलने के लिए जगह नहीं, उसको रखेंगे कहाँ पे, जगह तो चाहिए। तो वर्किंग एरिया है, ठीक है। तो रैम इज वर्किंग एरिया, उसमें कोई सामान स्टोर नहीं कर सकते कि आप उसको शाम को रख के जाओगे उधर रहेगा, वो नहीं। आप जैसे ही कंप्यूटर बंद करोगे, मोबाइल बंद करोगे, वो सारे ऐप अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दोबारा खोलोगे वो ऐप खुला हुआ दिखेगा, क्योंकि ये वॉलेटाइल है, अगर लाइट भी चलेगी तो फाइल अपने आप उसकी जगह पे जाके बंद हो जाएगी, ठीक है। मोबाइल को भी कभी आप स्विच ऑफ करना, 10 ऐप खोल के उसको रीस्टार्ट कर देना, तो आपको डायरेक्ट खुले हुए नहीं दिखेंगे, वो सब अपनी अपनी जगह चले गए। तो जब भी कोई प्रोग्राम खुलता है तो वो रैम पे खुलता है। हम जब भी काम करते हैं, जैसे एमएस वर्ड में काम करते हैं, तो बंद कंप्यूटर चालू किया, तो वो डेस्कटॉप वगैरह सब कुछ विंडोज लोड होता है, वो रैम पे होता है, वो सारा रैम पे होता है। आपने हार्ड डिस्क पे रैम पे ला दिया, फिर आपने एमएस वर्ड खुला, वो रैम पे खुलता है, उसकी जगह जो है रैम, अंदर से निकला, नहीं रैम पे खुला, फिर आपने उसमें कुछ टाइप किया मैटर। अब जब तक वो हार्ड डिस्क में नहीं जाएगी, जब तक आप सेव नहीं करोगे, कई बार आपने सेव नहीं किया और लाइट चलेगी, तो आपकी की हुई मेहनत बेकार, कंप्यूटर बंद हो जाएगा। जब खुलेगा तो वापस स्टार्ट में नहीं खुलेगा, एमएस वर्ड नहीं खुलेगा, एमएस वर्ड आपको खोलना पड़ेगा, और खोलो भी दोगे तो उसमें जो फाइल नहीं मिलेगी जो आपने बनाई थी, क्योंकि आपने उसको सेव नहीं की। तो एक टेम्परेरी है ये, तो वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब लाइट जाने पे फर्क पड़ता है, उसको बोलते हैं वॉलेटाइल, ठीक है। और टेम्परेरी है मतलब स्थायी नहीं है, जैसे रोम तो परमानेंट है, फिक्स मेमोरी है, उसको याद रहता है। मैंने कहा ना, वॉशिंग मशीन बंद हो गया आज, 15 मिनट का आपने भरा था उसको, ठीक है, 5 मिनट में लाइट चलेगी, बंद हो गया, 3 दिन बाद लाइट आई, अपने आप चालू हो गया, तो बाकी बचे हुए 10 मिनट वो करेगा काम, वो 5 मिनट वाला रिपीट दोहराएगा नहीं, वो फिक्स उसको याद रहता है। रैम टेम्परेरी है, ठीक है। एक डेस्कटॉप है, जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मेरा पूरा ये दुकान समझ लो खोल के बैठा हूँ, लैपटॉप रखा है, फाइल रखी है, मोबाइल रखा है, अलग एलईडी स्क्रीन रखी है, ये रखा है। अब मैं यहाँ से उठूंगा, दूसरी सीट में जाऊंगा, दूसरे ऑफिस में जाऊंगा, तो सारा बैग में पैक करके जाऊंगा, मेरी दुकान बंद, दूसरी जगह वहां खोलूंगा, तो यह परमानेंट नहीं रहेगा टेबल पे, ठीक है। आप क्लास में पढ़ते, आपके क्लास टीचर आते हैं, तो अपना बैग वगैरह सब रख देते हैं एक बार उस टेबल पे, फिर दूसरे टीचर का पीरियड आता है, वो अपना पूरी दुकान लेके जाता है दूसरी क्लास में, ठीक है। तो एक टेम्परेरी वर्किंग एरिया कहने का मतलब ये, ठीक है। आपकी सीट भी ऐसी है स्कूल में, आप जाते हो तो आपका बैग खोलते हो वहां पे, और जब आप आते हो तो बैग पैक करके, अभी वो ऐसे ही टेबल स्कूल पड़ा होगा, अब आपने जहां भी पढ़ रहे हो वहां आपने अपना पूरा कारोबार खोला है, तो ऐसे टेम्परेरी है, क्लियर। मोबाइल में मैंने आपको भेजे हैं कई ऐसे वीडियो के लिंक, जैसे RSCT सुपरफास्ट तैयारी है, इसके 4 पार्ट आप जरूर देखिए, इसमें भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें सारी मैं अभी इसमें कवर नहीं करूंगा, तो उसमें थोड़ी दी हुई है, तो आप थोड़ा देखिएगा।
एक आपको सरकारी किताब मिली है, एक किसी ने गाइड बुक ली है तो वो भी उसमें से क्वेश्चन सारे आते हैं। और जो कोचिंग प्लस आपने ऐप डाउनलोड किया तो वहाँ पे फ्री कंटेंट में भी हमने दे रखा है इसका। ठीक है, कई लोग पूछ रहे हैं कि खाली असेसमेंट के भरोसे रहे, असेसमेंट के भरोसे आप नहीं रहिएगा। असेसमेंट खाली प्रैक्टिकल, लेकिन उसकी पढ़ाई जरूर कीजिए, जैसे उसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए है, विस्तार से बताया, जैसे वायरस वाला टॉपिक है, मोबाइल वाला टॉपिक है, ई मित्र वाला टॉपिक है। तो ये सारा डिटेल आप उसमें से पढ़िएगा। ठीक है, कि उसमें सारा विस्तार से बताया गया है, तो वो सपोर्टिंग है, लेकिन पूरा उस पर भरोसा नहीं रहेगा। बाकी जो ये आरएससी की सुपरफास्ट तैयारी है ये देखिएगा। और एक पुराने पेपर जो आपको हो सकता है हमारे जो स्टाफ वालों ने आपको मोबाइल पे भेजे होंगे कि पिछली बार कौन से पेपर आते, कैसे कैसे क्वेश्चन आते, वो एक बार जरूर देखिएगा, ताकि आपको ऐसा नहीं हो कि पहली बार पेपर का अनुभव हो। आपने देखे हुए होंगे तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस देगा किस टाइप से आपको तैयारी करनी है। और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कि कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस का मतलब दो डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू शो रिजल्ट टू द यूजर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। अब जो आपने इनपुट किया और प्रोसेस का आपने मैकेनिज्म देखा, ठीक है, अब उसके बाद जो रिजल्ट आपको दिखेगा कहाँ पे, है ना, तो वो दिखेगा कहाँ पे, मॉनिटर पे दिखेगा। आप कोई भी टाइप करते हो अपना नाम, आपने कीबोर्ड से टाइप किया तो कीबोर्ड इनपुट है, सीपीयू से प्रोसेस हुआ और वो आपको दिखेगा मॉनिटर पे दिखेगा। तो मॉनिटर पे दिखता है ना, तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है ना। आपने रोल नंबर लिखा बोर्ड का कि आपका रिजल्ट देखना है, तो रोल नंबर आपने टाइप किया, कीबोर्ड से करोगे, वो इनपुट हो गया, इनपुट हो गया। प्रोसेस हो गया, वो उस वेबसाइट पे ढूंढेगा रिजल्ट, कौन सा सर्वर से पूरा ढूंढेगा, वो प्रोसेसिंग हो गया। अब जो आपको दिखाएगा तो कहाँ पे दिखाएगा, वो मॉनिटर पे दिखाएगा, स्क्रीन पे दिखाएगा। तो स्क्रीन आपका आउटपुट है, जहां आप केवल देख सकते हो, वहां से आपको डेटा आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए उसको बोलता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है मॉनिटर। अब आउटपुट दो टाइप का होता है, एक तो होता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में, एक होता है हार्ड कॉपी के रूप में। सॉफ्ट कॉपी वाला आउटपुट और हार्ड कॉपी वाला आउटपुट में क्या फर्क है? सॉफ्ट कॉपी वाला आउटपुट आप केवल देख सकते हो, फील कर सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन आप उसको हाथ में पकड़ नहीं सकते। और हार्ड कॉपी वाला आउटपुट आप हाथ में पकड़ सकते हो। जैसे आपका रिजल्ट आपने कहा सर दिखाना है, मैं आपको दिखा दिया, मॉनिटर पे दिख जाएगा, तो आप उसको देख सकते हो आंखों से, लेकिन उसको उसके मॉनिटर से बाहर नहीं निकाल सकते, हाथ में नहीं पकड़ सकते कि घर पे जाके दिखाऊं। लेकिन आपने उसको प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलवाया, तो जो कागज पे छपा है रिजल्ट, वो कागज आप हाथ में पकड़ सकते हो, तो वो हो गया हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी के लिए होता है प्रिंटर, उसका जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी रूप में आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ये जो आपको मॉनिटर दिख रहा है, इसको बोलते हैं मॉनिटर, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर भी बोलते हैं। अब जैसे ये आए थे एलईडी भी है, एलसीडी भी है, तो ये सारी चीजें जो है वो आउटपुट डिवाइस है सॉफ्ट कॉपी के रूप में। ठीक है, उसके अलावा स्पीकर, अब स्पीकर में भी सॉफ्ट कॉपी, आप गाना इनपुट करोगे, ठीक है, तो वो आपके बजेगा, तो वो आपको सुनाई देगा, दिखाई नहीं देगा। और सुनाई देगा, उसको भी आप हाथ में टच नहीं कर सकते, केवल आप फील कर सकते हो, तो वो स्पीकर में सुनाई देगा। तो स्पीकर भी एक सॉफ्ट कॉपी का माध्यम है, जो सुनाई देता है, हाथ में नहीं पकड़ सकते, वो सॉफ्ट कॉपी सुनाई देता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी सॉफ्ट कॉपी का एक एग्जाम्पल है आउटपुट डिवाइस। ये सब अपन पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइस। तो ये स्पीकर भी उसका उदाहरण हो गया, और मॉनिटर भी उसका उदाहरण हो गया सॉफ्ट कॉपी के रूप में। अब हम देखते हैं हार्ड कॉपी के रूप में। हार्ड कॉपी के रूप में दो उदाहरण है आपके सामने। एक तो है प्रिंटर, प्रिंट आउट आप निकालोगे कागज पे, तो वो आप उसको हाथ में पकड़ सकते हो, ठीक है, अपने घर पे ले जा सकते हो, दिखा सकते हो। तो प्रिंटर से छोटे साइज के जो पेपर है, A4 साइज वगैरह है, A5 साइज, A3 साइज, ये छोटे साइज के पेपर जो ऑफिसों में काम आते हैं, वो प्रिंटर से यूज होते हैं, प्रिंटर से निकलते हैं प्रिंट आउट। ठीक है, और प्लॉटर से क्या होता है, बड़े बड़े जो नक्शे, जैसे आप पीछे देख रहे हो बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है, या बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए हैं, या घरों के नक्शे जो बनते हैं बड़े बड़े, ठीक है, या गाड़ियों के ऊपर नाम लिखे जाते हैं एक बड़े से उस प्लॉटर मशीन से, वो सारी मशीन प्लॉटर कहलाती है, जो साइज में बड़ी होती है, कम से कम 5 फीट, 10 फीट, 20-20 फीट के, जो आप देखो होल्डिंग लगे हो रोड पे 20-20 फीट लंबे, तो ऐसी 20 फीट 20 फीट लंबी मशीन होती है आपके प्लॉट के साइज की। ठीक है, जो बड़े बड़े होल्डिंग लगते हैं, तो वो मशीनें कहलाती है प्लॉटर। जो बड़े बड़े नक्शे, चार्ट, डायग्राम, बैनर्स ये बनाने के काम आते हैं, उनको प्लॉटर बोलते हैं। और अपने जो घरों में प्रिंटर होते हैं, घरों में ऑफिसों में जो प्रिंट आउट निकालने के लिए कागज पे निकलते हैं, वो प्रिंटर कहलाते हैं। देखिए इस टाइप का प्रिंटर होता है, कलर भी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है। अब देखिए प्रिंटर भी दो टेक्नोलॉजी के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, पहले के टाइम में इम्पैक्ट प्रिंटर चलते थे, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, इस टाइप के प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट मतलब कोई चीज को जैसे उसको और ट्रेस करके उसका प्रिंट करना। जैसे आप मोर देखते हो, अब मोर को आप इंक में पहले आप करोगे और फिर उसको थप्पा लगाओगे, तो वो इंक में भिगो आपने थप्पा लगाया तो उसके उसकी छाप छूट गई। तो छाप जो छोड़ने वाली जो प्रोसेस है ना, वो इम्पैक्ट प्रोसेस कहलाती है। और आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लेजर टेक्नोलॉजी, इंक जेट है, आप सियाही अपने आप ऑटोमेटिक मशीन से स्प्रे होगी और ऑटोमेटिक इमेज बन जाएगी, पूरी पूरी आकृति ऑटोमेटिक बन जाएगी उस
इंक के स्प्रे से या लेजर के द्वारा, ठीक है। तो वो लेजर टेक्नोलॉजी आ गई है, इंकजेट टेक्नोलॉजी, वो नॉन इम्पैक्ट है, वहां पे वो ऐसा थप्पा लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहले इम्पैक्ट प्रोसेस चलता था, इम्पैक्ट, ठीक है, वही मोर वाला ही कंसेप्ट होता था, ठीक है। आपके प्रिंटिंग प्रेस में देखो पहले बैनर छपते थे, बोर्ड पैम्पलेट छपते थे ना, तो पहले वो क्या करते थे, आजकल तो कंप्यूटर से बनते हैं, पहले वो ऐसे पास पास रखते थे अक्सर, कोई भी नाम लिखना तो, और फिर वो उसका सीआई में भिगो के उसके पेपर को प्रिंट मारते थे, वो ऐसी छाप हो जाती थी और पैम्पलेट छपते थे, तो वैसे उसी टाइप का था। ड्रम प्रिंटर गोल गोल होते थे, डॉट मैट्रिक्स रिबिन यूज होता था। आज भी आप देखोगे बस स्टैंड जो है, सरकारी बस स्टैंड है, या रेलवे स्टेशन पे जो टिकट निकलते हैं वो छेद वाले कागज होते हैं, बैंकों में जो स्टेटमेंट होता है छेद वाले कागज होते हैं, तो वो छेद वाले कागज आज भी वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से निकलते हैं, वो डॉट 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 करके निकालेगी, एक डॉट डॉट क्लिक करके वो आप देखोगे बहुत स्पीड से तो इमेज बन जाती है पूरी, ए बी सी डी ऐसे जो भी उसके अक्षर होते हैं, जो भी नाम लिखना होता है, तो डॉट डॉट करके जो बनते थे वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। आज भी इनको आप देख सकते हो, ये आपको बस स्टैंड पे देखने को मिल जाएंगे, जो थोड़ा आवाज भी करते हैं, वो रिबन ऐसे हेड घूमता है होता है, तो वो डॉट मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी, ये इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी है। और पहले ड्रम गोल गोल होते थे, प्रिंटर गोल गोल उसका स्ट्रेस हो गया होता था। और अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो नॉन इम्पैक्ट है, अब वो डायरेक्ट ये स्प्रे होती है लेजर के द्वारा, एक टेक्नोलॉजी एडवांस आ गई है, अब वो डॉट डॉट की जरूरत नहीं है, मोर वाले कंसेप्ट की जरूरत नहीं, ठीक है, वो नॉन इम्पैक्ट है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक रिबिन यूज होता था, ठीक है। अब इनमें डायरेक्ट स्क्रीन कार्टेज यूज होती है लेजर में, ठीक है, और इसमें इंक जेट में इंक भरी जाती है। तो जो आम बोलचाल में आप जो रंगीन प्रिंटर बोलते हो, कलर प्रिंटर, वो एक्चुअल में इंक जेट प्रिंटर होता है, इंक जेट जिसका आप कलर प्रिंटर बोलते हैं। इसमें कलर, चारों कलर आते हैं, उससे कोई भी कलर उसमें निकल सकता है, फोटो प्रिंटर वगैरह सब इसी में आते हैं। और जो ब्लैक प्रिंटर होता है, या जो आप जेरोक्स मशीन बोलते हो, फोटोकॉपी मशीन, ठीक है, वो लेजर टेक्नोलॉजी है, वो लेजर है, ठीक है, उसमें लेजर किरणों के द्वारा होता है, उसमें कार्टेज लगती है। हाँ, कार्टेज का पूछा जाता है, प्रिंटर में जो सीआई लगती है उसको हम बोलते हैं कार्टेज, कार्टेज मतलब प्रिंटर की जो सीआई होती है उसको कार्टेज बोला जाता है। तो ये नॉन इम्पैक्ट है। अब हम देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस का। स्टोर डिवाइसेस का मतलब, अभी तक आपने पढ़ा इनपुट, मतलब इनपुट भेजने की डिवाइसेस, आउटपुट मतलब जो आपको रिजल्ट दिखता है वो डिवाइस। अभी स्टोर, स्टोर मतलब कहाँ पे वो डेटा रहेगा। अभी जो आपने पढ़ा सेकेंडरी मेमोरी, कि आपकी फाइलें मोबाइल में मेमोरी कार्ड में रहती है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में रहती है, जो हमारे अलमारियां होती है, जो हमारे बैग्स होते हैं, कबर्ड्स होते हैं, जहाँ हम सामान रखते हैं, वो स्टोर, स्टोर नहीं होते, घर में स्टोर रूम होता है जैसे, तो वैसे जहाँ पे अपना डेटा रहता है वो स्टोरेज डिवाइसेज है। अब ऐसी मशीन जहाँ पे डेटा को रख सकते हैं वो स्टोरेज है। अब वो देखिए कैसे होती है। अब जो स्टोरेज है तीन कंसेप्ट से होता है, पहली बात तो तीन टेक्नोलॉजी यूज आती है। पहले प्रथम टेक्नोलॉजी आई थी वो थी मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, जहाँ हर जगह चुंबकीय स्टोरेज होता था, चुंबकीय मैग्नेटिक स्टोरेज। फिर बीच में टेक्नोलॉजी आई ऑप्टिकल, ठीक है, सीडी वाली। और अभी जो लेटेस्ट चल रही है वो है फ्लैश मेमोरी, फ्लैश ड्राइव, ठीक है। तो पहली जो टेक्नोलॉजी मैग्नेटिक टाइप की थी, उसमें हम स्टोरेज देखते, तो अभी जो काम आ रही है कंप्यूटर में वो है हार्ड डिस्क। जैसे आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड मेन डिवाइस है, वैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क। आज 2 टीबी 4 टीबी तक हार्ड डिस्क अवेलेबल होती है। मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर होता है। कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, जो सीपीयू आपको दिखता है डब्बा टाइप, उसकी हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर सारे डेटा होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ हार्ड डिस्क कैसे होती है। ये आप देख सकते हो, ये हार्ड डिस्क है कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, कंप्यूटर के सीपीयू से कनेक्ट होती है ये वायर्स के जरिए। तो कंप्यूटर में जितना भी डेटा होता है, जैसे मोबाइल में आप छोटा सा मेमोरी कार्ड देखते हो, कंप्यूटर में इतनी बड़ी हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, कंप्यूटर या लैपटॉप में। तो इसमें सारा डेटा सेव रहता है, मेन इसी में होता है डेटा। ये देखिए आप फोटो देख सकते हो, गोल गोल डिस्क होती है हार्ड डिस्क। अब पुराने टाइम में जो चुंबकीय ड्रम हुआ करते थे, मैग्नेटिक ड्रम, जब कंप्यूटर का सही बोला ना, पहले के टाइम में जब वैक्यूम ट्यूब होता था प्रोसेसिंग फर्स्ट जनरेशन में, तो ड्रम होते थे, ठीक है। फिर सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप होती थी। अब ड्रम कैसे होते थे, गोल गोल ड्रम, आपको दिखाता हूं मैं आपको। ये ये आप देख रहे हैं ड्रम, इस टाइप के गोल्ड मैग्नेटिक ड्रम होते थे जहां पे डेटा स्टोर होता है। ये आप ड्रम देखो, ये वाला देखिए, तो इस टाइप से इनमें डेटा को स्टोर किया जाता था। मैग्नेटिक कंसेप्ट होता था, उसके द्वारा इसमें जो भी आप जो फाइलें वाइलें है वो सब डेटा इसमें रहता था। फिर ड्रम के बाद आया मैग्नेटिक टेप, ठीक है, ड्रम का साइज बड़ा होता था, फिर टेप आई, टेप का साइज थोड़ा छोटा होता था। ये टेप आप देखो, जैसे पहले वीडियो कैसेट आपने किसी ने देखी होगी, अभी जो सीडी आती है या पेन ड्राइव आता है, पहले जो भी वीडियो फाइल है, मतलब वीडियो कैसेट में आता था,
सिनेमा हॉल में भी ऐसा एक रोल लगता था, तो ऐसा रोल होता था मैग्नेटिक का। तो ये मैग्नेटिक रोल है, ये आप देखिए ऐसे वीडियो कैसेट होती थी, तो ऐसे रोल होते थे। तो वो है मैग्नेटिक टेप। कंप्यूटर में डेटा फिर इसमें कंसेप्ट इसमें स्टोर होने लगा। आप देखो ये दो कैसेट होती थी, वैसे ही कैसेट है। एक रील यहाँ से निकलती थी, दूसरे में बंधती थी, एक में खुलती दूसरे में टाइट होती थी। तो ऐसा ही है, ये देखिए आप देखो, ये मैग्नेटिक टेप है ना। तो इस तरह से कैसेट नुमा होती थी, मैग्नेटिक टेप रोल होता था बड़ा सा चुंबकीय टेप का। तो ये पहले के टाइम में जो इसका स्टोरेज है वो होता था मैग्नेटिक ड्रम और टेप। अभी जो चलता है वो हार्ड डिस्क चलता है। और साथ में पोर्टेबल की बात करें तो पोर्टेबल के टाइम पहले होती थी फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी जो आप देख रहे हो इस टाइप की होती थी ये फ्लॉपी। ये 1.44 एमबी की होती थी फ्लॉपी। 1.44 एमबी मतलब आप समझ लो 1.5 एमबी समझ लो। तो इसमें केवल जो लिखी हुई फाइल है वो होती थी। इसमें आप देखोगे फोटो वगैरह हो सकता है, लेकिन एक गाने की फाइल भी नहीं होगी। गाना की साइज भी कम से कम 3 से 5 एमबी होती है। 3 से 5, एक गाना अगर 5 मिनट का आप देखोगे ना तो 3 से 5 एमबी उस जगह गिरता है। तो बहुत कम साइज होती थी। इसकी कैपेसिटी आप देख लो 1.44 एमबी। तो केवल टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट मतलब लिखी हुई फाइलें केवल इसमें रहती थी। ठीक है, अभी फ्लॉपी का जमाना बंद हो गया है। पहले के टाइम में फ्लॉपी शुरू शुरू में कंप्यूटर जब आया तो फ्लॉपी होती थी। तो ये मैग्नेटिक था। अगर आपको पूछे मैग्नेटिक टाइप के स्टोरेज डिवाइस तो आप इसको याद रखिए, मैग्नेटिक टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस। तो हार्ड डिस्क है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक टेप, और ये फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी मैग्नेटिक होती थी। ठीक है, अब जो बीच में प्रचलन आया है वो है ऑप्टिकल डिवाइसेस। ठीक है, तो ये जो हम आपको बता रहे हैं स्टोरेज डिवाइस, ये ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल में सीडी है, गोल गोल सीडी होती है, उसकी कैपेसिटी होती है 700 एमबी। 700 एमबी मतलब बहुत बड़ा बात होगी। पहले जैसे फ्लॉपी आई पोर्टेबल स्टोरेज, तो उसका 1.44 एमबी मतलब 1.5 एमबी। अब सीडी में सीधा 700 एमबी, आप समझ लो। अब अगर कोई पुरानी फ्लॉपिया है और अब सीडी से रिप्लेस करनी है तो समझ लो 300 400 के आसपास हम फ्लॉपी को अगर हटा देवे तो 400 फ्लॉपी का डेटा एक सीडी में आ जाएगा। तो कैपेसिटी बढ़ गई। सीडी आप सबने देखी होगी, आप जो गाना सुनने के लिए या फिल्म देखने के लिए यूज करते हैं वो सीडी वही साइज। ठीक है, उसके बाद सीडी के बाद और इनोवेशन हुआ, उसी साइज की आई डीवीडी। डीवीडी का पहले नाम होता था डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, क्योंकि पहले शुरू में इसको वीडियो के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब इसको हर जगह के लिए सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, तो अब इसका नाम हो गया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इसका पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसकी कैपेसिटी 4.7 जीबी होगी, जैसे सीडी 700 एमबी होती थी। ठीक है, अब पहले के टाइम में जो ये फिल्म बनती थी तो एक फिल्म के लिए 2 से 3 सीडी इस्तेमाल होती थी, क्योंकि एक सीडी में 700 एमबी होता था। 60 मिनट का डेटा रहता था, 1 घंटे का वीडियो डेटा। तो एक फिल्म के लिए कम से कम 2 सीडी चाहिए होती थी, कभी कभी 3। लेकिन जब डीवीडी आई तो आप देखो एक डीवीडी के अंदर भी 4 फिल्में आने लगी, मतलब समझ लो 8 सीडी का डेटा एक डीवीडी में आ गया। ठीक है, फिर थोड़ा फाइल का साइज भी कम हो गया। पहले की वीडियो टेक्नोलॉजी अलग थी, अब MP4 आ गया। तो MP4 में फाइल थोड़ी सी कंप्रेस होकर आती है, कम साइज में आती है। तो 4 फिल्मों का डेटा एक डीवीडी में आ गया। ठीक है, यानी 8 सीडी एक डीवीडी। तो 4.7 जीबी इसकी कैपेसिटी है डीवीडी की। तो इसकी साइज बढ़ गई, 4.7 जीबी बहुत बड़ी साइज होगी। तो ये डीवीडी में डेटा आता है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। अब उसके बाद अभी और लेटेस्ट है ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ब्लू रे डिस्क, बीडी, इसको शॉर्ट में बीडी बोलते हैं। ठीक है, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क ऐसी गोल होती है। अब तीनों की साइज एक जैसी हुई, ये तीनों है ऑप्टिकल कंसेप्ट पर आधारित। ये ऑप्टिकल सीडी, ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ब्लू रे डिस्क इज एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम डिजाइन्ड टू सप्रेस डीवीडी फॉर्मेट। ठीक है, द प्लास्टिक डिस्क इज 120 mm। ठीक है, डायमीटर 120 mm की होती है। 120 mm मतलब आप एक किनारे से दूसरे किनारे गिरोगे 12 सेंटीमीटर। और इसका जो थिकनेस होता है वो 1.2 mm, यानी 1 सेंटीमीटर का लगभग समझ लो 10वां भाग। 1.2 mm ठीक होती है। मतलब तीनों का जो ये डायमीटर है वो समान ही है। जो सीडी और डीवीडी और ब्लूरे डिस्क, तीनों का साइज भी समान है, डायमीटर भी समान है। इसकी खास विशेषता ये है कि डीवीडी दोनों साइड में काम करती है, सीडी और डीवीडी एक साइड में काम करती है। एक साइड में स्टिकर आपने देखा, उसका टाइटल लेबल लगा हुआ आता है। ठीक है, स्टिकर कागज का। ठीक है, एक साइड से उसको हेड रन करता है, लेकिन ये दोनों साइड से पड़ी जाती है। जो ब्लूरे डिस्क प्लेयर होते हैं कंप्यूटर में वो दोनों साइड से काम करते हैं। तो इसमें इसकी कैपेसिटी जो है वो सिंगल साइड 25 जीबी है, सिंगल लेयर। जो एक तरफ है 25 जीबी, दूसरी तरफ 25 जीबी, यानी दोनों तरफ मिला के 25 25 50 जीबी कैपेसिटी होगी। अब आप कल्पना कर सकते हो कि जहाँ डीवीडी में 4.7 जीबी, तो ये 50 जीबी, यानी उसका लगभग 10 गुने से ज्यादा हो गया।
तो इतनी इसकी कैपेसिटी होने लगी। एक सिंगल साइड 25 GB, दोनों साइड मिला के 50 GB। तो ये थी ब्लूरे डिस्क, ये ऑप्टिकल के अंदर आती है। पहले सीडी प्लेयर आए, फिर डीवीडी प्लेयर। अब डीवीडी प्लेयर आए, उसमें सीडी भी चलती थी, डीवीडी भी चलती थी, ठीक है। और अभी जो आई है ब्लूरे डिस्क, तीनों का साइज एक जैसे ही होता है, ठीक है, डिवाइसेज अलग होती है, और तीनों का कंसेप्ट एक ही, ऑप्टिकल कंसेप्ट पे ये डेटा को रीड करती है। अब लास्ट जो है वो फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी, अब जो ये लेटेस्ट जो चल रहा है वो फ्लैश मेमोरी का जमाना है। फ्लैश मेमोरी आपके मोबाइल पे जो है, अब मोबाइल पे इतनी बड़ी हार्ड डिस्क तो डलेगी नहीं, ठीक है। अब मोबाइल पे आपके छोटा सा एक मेमोरी कार्ड डलता है, जो मुश्किल से 1 सेंटीमीटर का होता है। तो छोटा सा मेमोरी कार्ड फ्लैश मेमोरी के अंदर आता है। तो आपके मोबाइल के लिए, कैमरे के लिए ये मेमोरी कार्ड यूज किया जाता है। तो मेमोरी कार्ड में फ्लैश मेमोरी यूज किया जाता है, ठीक है, कंसेप्ट है इसका। और पेन ड्राइव के अंदर भी फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, ठीक है। और अभी जो नई टाइप की हार्ड डिस्क आई है, एसएसडी, ठीक है, ठीक है, तो उसके अंदर भी फ्लैश मेमोरी की इसकी स्पीड भी तेज होती है। इसमें जो डेटा को रीड करने की स्पीड तेज होती है। जो नई जो हार्ड डिस्क आई है, एसएसडी हार्ड डिस्क, वो भी फ्लैश मेमोरी का ही टाइप है, फ्लैश मेमोरी का। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम में सही विकल्प चुने। तो बढ़ते क्रम में सही, तो देखो 4-5 ऑप्शन आपको दिए होते, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो इसमें देखो, तो सबसे छोटा क्या है, तो इसमें सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ब्लूरे डिस्क ऐसा दिया है। ब्लूरे डिस्क को सबसे लास्ट में दिया है और सीडी को सबसे पहले दिया है। तो बिल्कुल सीडी 700 MB कैपेसिटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर डीवीडी का लगेगा, इसका 4.7। उसके बाद ब्लूरे डिस्क, ब्लूरे डिस्क की कैपेसिटी होती है सिंगल साइड 25 GB, दोनों साइड मिलाकर 50 GB। और सबसे ज्यादा होती है हार्ड डिस्क, ठीक है। तो हार्ड डिस्क को थर्ड नंबर पे दिया है, वो लास्ट में। तो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये क्रम बनेगा, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क और सबसे ज्यादा हार्ड डिस्क। अब जो एमबीजीबी का क्या उसका है, वो आप देखिए थोड़ा, मेजरमेंट यूनिट, ठीक है। कंप्यूटर कोई भी चीज को आस्की कोड के रूप में समझता है, बाइनरी डिजिट के रूप में। यानी कंप्यूटर की भाषा होती है 0 और 1 की भाषा, और वो 8 डिजिट में एक सीक्वेंस है। जैसे आप ए को ए के रूप में समझते हैं, तो जनरली आप देखो, तो एक अक्षर का मतलब होता है 1 बाइट। हम हमारी भाषा के तो ए को ए के रूप में समझेंगे कि कोई शब्द है राम, RAM, राम। तो उसमें कितने अक्षर हुए, तो 3 अक्षर हुए। तो एक अक्षर का मतलब 1 बाइट, ठीक है। तो 3 अक्षर मतलब 3 बाइट, तो ऐसे लगेगी। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में उसको, हर अक्षर को वो बाइनरी के रूप में समझता है। आप जिसको ए के रूप में समझते हो, कंप्यूटर उसको बाइनरी के रूप में समझता है, 0-1 की भाषा में। ये 8 डिजिट की भाषा है, ठीक है। 0-1 के अलावा कोई दूसरा नहीं आता, यानी 2-3 नंबर ये नहीं आते, 0 और 1 ही आएंगे। तो ऐसे ही देखो, ए का ये कोड हो गया 0-1-1-0-0-0-0-1। तो ये 8 डिजिट है। तो ये जो है बीट कहलाते हैं। और 8 बीट मिलकर एक बाइट बनता है। एक बाइट का मतलब होता है एक अक्षर। जैसे अपन अपनी इंडिया की करेंसी की बात की जाए, तो अपनी करेंसी है रुपीज, ठीक है, रुपया। तो सबसे छोटा 1 रुपया, तो अपने हिसाब से सबसे छोटा 1 रुपया है। लेकिन अपन देखें 1 रुपये कैसे बनता है, तो वो 100 पैसे से बनता है। तो वैसे ही अपना जैसे 1 रुपया, वैसे एक बाइट है, लेकिन एक बाइट का भी अपन देखें तो वो 8 बीट से मिलकर बनी होती है, यानी 100 पैसे से। तो यहाँ पे एक अक्षर 8 बीट, एक अक्षर 1 बाइट, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए फिलहाल, कि एक बाइट के अंदर 8 बीट होती है, ठीक है। 8 बीट बाइनरी कोड की, ठीक है। लेकिन जनरली एक अक्षर मतलब 1 बाइट। आस्की का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस। तो एक अक्षर 8 बीट मतलब 1 बाइट, ठीक है, एक अक्षर। अब ऐसे ऐसे 1024 बाइट मिलती है, 1024 बाइट, 1024 अक्षर, तो वो बनता है 1 किलो बाइट। जनरली किलो का मतलब भी होता है, 1000 को 1 किलो बोलते हैं। जैसे आप किलोग्राम बोलते हो ना, 1000 ग्राम होते थे, किलोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो 1000 ग्राम 1 किलोग्राम, तो 1000 का मतलब किलो होता है। आप कोई भी 1000 के आंकड़े को किलो बोल सकते हैं। आप यूट्यूब पे व्यूअर भी देखते हो, तो 1000 व्यू होते हैं, उसको 1 के बोला जाता है। तो 1000 का मतलब होता है किलो, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली 1000 का किलो होता है, लेकिन वैज्ञानिक माप के अंदर इसका जो शुद्ध मान है वो 1024 है। लेकिन आम भाषा में 1024 को बार बार याद रखना मुश्किल है। दूसरी सब चीजों में वो 1000 को राउंड फिगर लिया गया, 1000 मतलब 1 किलो। बट एक्चुअली इसका होता है वैज्ञानिक साइंटिफिक रूप से 1024। तो चूंकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो इसमें राउंड फिगर नहीं ले सकते, इसमें आपको एग्जैक्ट 1024 ही याद रखना है, ठीक है। बस आप उसको 1000 के निकट जोड़ने के लिए उसको 1000 को याद रखो। बट 1024 मिलते 1 किलो बाइट बनता है। और आगे भी 1024 के क्रम में सारा चलेगा। तो 1024 किलो बाइट मिलेगी, तो 1 किलो बाइट बनेगा। और 1024 किलो बाइट होते हैं, तो 1 मेगाबाइट बनता है, MB जिसको बोलते हैं। और 1024 मेगाबाइट होते हैं, तो 1 गीगाबाइट बनता है, ठीक है। जो जीबी आप बोलते हो ना,
4 GB, 5 GB, 10 GB, 32 GB। तो 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 गीगाबाइट बनता है, और गीगाबाइट से भी बड़ा होता है टेराबाइट। जब 1024 गीगाबाइट मिलते हैं तो 1 टेराबाइट बनता है टीबी। तो आपके कोर्स में टीबी तक पूछा जाता है, ठीक है, कि 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं, कितने गीगाबाइट, कितने मेगाबाइट। तो इस टाइप से आप देखिए क्रम। अब कई बार ये भी पूछा जाता है 2 की घात 10 में, जैसे 1 किलो बाइट को आप 2 की घात 10 बाइट भी लिख सकते हो। 2 की घात 10 मतलब 2 को 10 बार गुणा करो, तो उसका आंसर 1024 ही आएगा, जो 1024 1 किलो बाइट में बाइट होती है। तो आप देखो क्रम से देख लो, किलो बाइट को 2 की घात 10 लिखना है बाइट में, एक मेगाबाइट को 2 की घात 20 लिखना है, गीगाबाइट को 2 की घात 30, और टेराबाइट को 2 की घात 40। तो ये इसको बाइट में आप इसको ऐसे शो कर सकते हो। और बाकी इससे भी बड़े मात्रक होते हैं, लेकिन जो आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी आप नॉलेज के लिए देख लो कि किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, यहाँ तक तो आपके कोर्स में। फिर 1024 टेराबाइट से एक पेटाबाइट बनता है, और पेटाबाइट 1024 होता है एक एक्साबाइट, एक्साबाइट 1024 होता है एक जेटाबाइट, और जेटाबाइट के बाद यूटाबाइट, ठीक है। हाँ, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में शॉर्ट में बता दूं आपको कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का क्या फर्क है, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के जो आप उसको देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, वो हार्डवेयर है। जो भी मशीनरी है जो आपको दिखाई दे रही है, मतलब वो सीडी हो या मेमोरी कार्ड भी होता, लेकिन वो आपको दिखता है, आप उसको हाथ में ले सकते हो, तो वो हार्डवेयर है, ठीक है। कंप्यूटर का वायर होगा, सीपीयू होगा, कीबोर्ड माउस, सारी चीजें, मतलब अंदर की चीजें हो सीपीयू के, वो सारी चीजें हार्डवेयर है। लेकिन अगर वो फाइल है, जैसे आप ये आपके सामने स्क्रीन में देख रहे हो, आपका ऑनलाइन प्रोग्राम देख रहे हो, ये सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर जितने भी प्रोग्राम है, जितने भी ऐप है, एप्लीकेशन है, वो सारे सॉफ्टवेयर है। आपने कोई फाइल बनाई है, पेंट बनाया, कुछ भी बनाया, एमएस वर्ड में कोई फाइल तैयार की, वो सॉफ्टवेयर है। तो अंदर का जो डेटा होता है, फाइल होती है, प्रोग्राम होते हैं, कमांड होते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिसको आप चालू कंप्यूटर पे देख सकते हो, लेकिन उसको आप हाथ से छू नहीं सकते, वो सारे सॉफ्टवेयर है। फिर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मुख्यतः दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने सुना है, विंडोज है, डॉस है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है, जो कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी होता है। जैसे घर बनाता है ना, तो पहले नींव होती है, नींव होगी तो ही आपके ऊपर कमरे बन पाएंगे, है ना। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट तो क्या होती है, जैसे हम कंप्यूटर जब खरीदते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी हमको उसमें कुछ टैली का काम करना है, एमएस वर्ड का काम करना है, एक्सेल का काम करना है। तो हम डायरेक्ट एक्सेल उस पर नहीं लगा सकते। आप एक नया कंप्यूटर लाए तो डायरेक्ट एक्सेल नहीं ला सकते, पहले उस पर विंडोज जरूरी होता है। और विंडोज जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर विंडोज नहीं होगा तो आपकी कोई भी फाइल या ऐप नहीं डलेंगे। तो ये होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब इसका जो कार्य होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, यानी कितने यूजर कौन काम कर रहा है, क्या आईडी है, क्या पासवर्ड है, कीबोर्ड जोड़ रहे हो, माउस जोड़ रहे हो, कोई भी ड्राइवर नया डिवाइस जोड़ रहे हो, तो वो सारा को मैनेज ये करता है, कौन सा कार्य पहले करना है, बाद में करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में से भी क्वेश्चन आता है। अब जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फेमस ये है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस जो पहले चलता था, विंडोज जो भी आपके सामने चल रहा है, और कई कंप्यूटर में मैक ओएस भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स भी होता है, यूनिक्स भी होता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम काम आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है विंडोज, जो आप और हम सब इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो दुनिया में बने, उनके नाम है 5। तो इन्हीं में से पूछा जाता है, इन में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या कौन सा नहीं। तो आपको ये पांचों याद रखना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर विंडोज के बारे में कई बार पूछा जाता है कि विंडोज का वैध संस्करण कौन सा है, ठीक है। हाँ, तो विंडोज में देखो, सबसे पहले 95, 98, 2000, फिर विंडोज विस्टा एक्सपी, विंडोज एनटी, विंडोज 7, 8, विंडोज 10, और अब विंडोज 11 भी है, ठीक है, विंडोज 11 भी है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर कई बार ये भी पूछा जाता है मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो आपने देखा सबसे फेमस है एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड जो आप सब इस्तेमाल करते हो, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसमें भी हर मोबाइल में एंड्रॉयड होगा तो इसके ऊपर ऐप काम करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट ऐप काम नहीं करेंगे। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है। कई फोन में, जैसे एप्पल के फोन में एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, एप्पल आईओएस। नोकिया के फोन में जैसे विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज ओएस। और कुछ फोन में जैसे सैम्बियन भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड, एप्पल आईओएस, विंडोज ओएस और सैम्बियन, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप से कंसेप्ट काम करता है, एक तो सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस। पहले क्या होता था, पहले डॉस जब होता था, हर चीज के लिए कमांड याद रखना पड़ता था। तो इसके अंदर जो एग्जांपल है, सीएलआई बेस्ड एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें कोई भी काम करने के लिए आपको कमांड, या पहले माउस नहीं होता था। पहले हर चीज का, जैसे डेट देखते हैं, डीएटी आपको याद होगा तो आप उससे डेट देख पाओगे।
वर्जन के लिए वर्जन की स्पेलिंग आपको लिखनी पड़ेगी। हर चीज का एक कोड होता था, वो कोड आपको टाइप करना पड़ता था, तब जाके वो कार्य हल होता था। तो ऐसे इसमें उदाहरण है एमएस डॉस का, यूनिक्स का। फिर आ गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल मतलब आप हर चीज के लिए आपके पास एक आइकॉन है, एक मतलब प्रतीक के चिन्ह है, माउस की सुविधा है। आपको जो भी खुलना है उस पर डायरेक्ट क्लिक करना है, वो खुल जाएगा। जैसे आप एंड्रॉइड में भी देखते हो, आप डायरेक्ट उंगली से क्लिक करते हो, वो ऐप खुल जाता है। आपको उसके लिए कोड याद रखने की जरूरत नहीं है। तो विंडोज में भी ऐसा ही है। तो जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें विंडोज के सारे वर्जन, लाइनेक्स और मैक, इनमें आपको माउस की ग्राफिकली सुविधा मिलती है। ठीक है। अब वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आप समझ गए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब आपने जो मोबाइल में ऐप सुना है कि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रोग्राम, उसी को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन से ही ऐप वर्ड बना है। देखिए ए डबल पी, इसको देख लो, ऐप, शुरू के 3 अक्षर। तो ऐप मतलब एप्लीकेशन। अब अलग अलग काम के, जैसे आपके अलग अलग ऐप होते हैं मोबाइल में, व्हाट्सएप का वगैरह, जैसे कंप्यूटर में भी अलग होते हैं। जैसे एमएस वर्ड है, तो डॉक्यूमेंट लिखने के लिए काम आता है, डॉक्यूमेंट एडजी, एप्लीकेशन लेटर लिखने के लिए। एक्सेल है, तो कोई भी सारणी बनानी हो, टेबल बनानी हो, कैलकुलेशन करना हो, एक्सेल। पावर पॉइंट है, कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी हो, स्लाइड्स हो, तो पावर पॉइंट काम आता है। आरडीबीएमएस, डीबीएमएस, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होते हैं। एमएस एक्सेस है, ओरेकल है। ठीक है। फिर कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी मतलब अन्य जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एंटीवायरस। एंटीवायरस आपके कंप्यूटर की वायरस से रक्षा करता है। कई बार होता है ना, वायरस मतलब कुछ ऐसी फाइलों, मेरे वायरस पे टॉपिक भी बनाया हुआ, कितने टाइप के वायरस होते हैं, आप जरूर देखना, असेसमेंट में ही वायरस का एक टॉपिक है, तो आपको वीडियो आया होगा। एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या होता है? वायरस से आपके कंप्यूटर की रक्षा करता है। आपके पर्सनल कंप्यूटर जो होता है ना, उसकी वायरस से प्रोटेक्शन करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, वो एंटीवायरस है। अब वायरस भी एक्चुअल में क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, जो क्या करता है, कोई फाइलों को करप्ट कर देता है, आपके कोई डेटा को किसी और को भेज सकता है, कोई पासवर्ड चोरी कर सकता है। तो वो एक ऐसा शैतानी भरा बनाया गया प्रोग्राम, वायरस है, जो किसी पेन ड्राइव या नेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर में भेजा जाता है। ठीक है, किसी हैकर के द्वारा, और फिर वो आपकी जानकारी का मिसयूज कर सकता है। तो उससे बचने के लिए एंटीवायरस जरूरी होता है कंप्यूटर में। एक होता है फायरवॉल, कंप्यूटर की रक्षा एंटीवायरस करता है, लेकिन आपका पूरा जो नेटवर्क सिस्टम है, जो आपने जोड़ा हुआ, पूरा लैन किया हुआ है, पूरा एक जैसे सिस्टम है, सर्वर है। ठीक है, एक कंप्यूटर के साथ बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो पूरे नेटवर्क की जो बाहरी हमले से रक्षा करता है, वो फायरवॉल है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए फायरवॉल होता है। एक डिस्क क्लीनअप होता है, मोबाइल में कई जैसे प्राइवेट कंपनी वाले भेजते रहते हैं आपको ऐड, कैसे आपकी डिस्क क्लीन होती रहेगी। ठीक है, तो मेमोरी समय समय जो जंक फाइल है, जो खराब फाइल है, वो आपकी हटती रहेगी, स्पीड से ही काम करेगा। तो डिस्क क्लीनअप होता है। ठीक है, एक तरह से सफाई वाला समझ लो। ठीक है, जैसे कचरा होता था आपको थोड़ा, नहीं होता स्पीड स्लो, तो वैसे ही मोबाइल में अननेसेसरी फाइलें बनती जाती है, तो डिस्क क्लीनअप से ऑटोमेटिक वो हटती जाती है, अगर आपने उसको सेट किया तो। एक होता है बैकअप। कई बार कंप्यूटर खराब हो गया, आपका काम का डेटा चला गया, आपने सेव नहीं किया था, तो ऐसे में एक बैकअप की सुविधा आप ले सकते हो। तो जो भी आप काम कर रहे हो, वो एक अलग ड्राइव पे, अलग जगह पे, उसकी एक कॉपी हर रोज सेव होती रहे, हर रोज, ताकि कभी भी कंप्यूटर खराब हो तो पुराना बैकअप जिस डेट का लिया है, उस डेट तक का डेटा कम से कम आपको वापस मिल जाएगा। तो ये बैकअप है। तो इसी के साथ आज की हम क्लास एंड करते हैं। आई होप आप सबने नोट भी किया होगा, पढ़ा भी होगा। ठीक है, वापिस बता दूं, जिन्होंने अगर परमिशन लेटर नहीं लिए तो वो ले लेवे। ठीक है, लास्ट 2 डेज हमारे ऑफिस की छुट्टी रहेगी, कल सुबह खुला है। ठीक है, तो कल आप ले लेवे, और बुक भी नहीं लिया, ले लेवे, तैयारी करें। और ऐप में भी इसकी सुविधा दे रखी है, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट जरूर करिए। थैंक यू।